छत्तीसगढ़ के ढंग से किसी की उम्मीद नहीं थी शायद पार्टी को भी नहीं हुई। नहीं, मैंने पहले भी कहा था। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जो मध्य प्रदेश में पार्टी की जीत को लेकर अपना बयान दे रहे थे, और हम जानते हैं कि इस वक्त अगर नतीजों की बात करें तो तस्वीर लगभग स्पष्ट हो चुकी है। हालांकि बहुत सी सीटों पर अब जीत के आंकड़े भी आने लगे हैं, लेकिन बहुत सारी सीटों पर रुझान के आंकड़े सामने हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों जगहों पर सरकार बनाती नजर आ रही है। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाती नजर आ रही है। लेकिन क्या है तस्वीर और क्या है इसका एनालिसिस करेंगे, उसकी बात सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों राज्यों में शान से खिल रहा है कमल। कांग्रेस के हाथ में सिर्फ तेलंगाना। मोदी की गारंटी और पार्टी की रणनीति का विरोधी दलों के पास नहीं है कोई जवाब। मध्य प्रदेश में 2/3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे। 230 में से 160 सीट पर बीजेपी को बढ़त। कांग्रेस 68 सीट पर आगे। शिवराज ने कहा, एमपी के मन में है मोदी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का किला ढहा। भूपेश बघेल को झटका, नहीं बचा पाए सरकार। बीजेपी बोली, जनता को है मोदी की गारंटी पर भरोसा। राजस्थान में नहीं बदला रिवाज। अशोक गहलोत की ना जादूगरी चली ना गारंटी। बीजेपी को 114 सीट पर बढ़त। कांग्रेस 70 सीट पर आगे। तेलंगाना में केसीआर की हैट्रिक नहीं, लोगों ने नहीं किया भरोसा। 40 सीट पर सिमटती दिख रही है बीआरएस। कांग्रेस को 64 सीटों पर निर्णायक बढ़त। 8 सीट पर बीजेपी भी आगे। 3 राज्यों में जीत पर बीजेपी में जश्न। पार्टी हेडक्वार्टर से लेकर राज्यों के पार्टी दफ्तर में बांटी जा रही है मिठाइयां। आतिशबाजी और पटाखों का दौर। और कल होगी मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना। ईसाई बहुल समाज की भावनाओं को ध्यान में रखकर चुनाव आयोग ने लिया मतगणना टालने का फैसला। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करवाएं, आपको बता देते हैं कि विधानसभा चुनावों में भाजपा के जबरदस्त प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी कहा है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है और भाजपा 2024 में भी जीतेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं इस जीत को? बीजेपी ने भी शायद इतनी उम्मीद नहीं की होगी, उससे भी बेहतर जनता का समर्थन हासिल हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी थी चुनाव प्रचार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा था और ये जीत खास है क्योंकि मोदी जी पर विश्वास है। लोगों ने कह दिया देश में एक ही गारंटी पर विश्वास है, मोदी की गारंटी चलेगी। और मोदी जी ने भी कहा, मेरे लिए कोई जाति नहीं, जाति है तो युवा, महिला, किसान और गरीब, और इन सब के कल्याण के लिए काम करना है, विकास करना है। और गरीब कल्याण ने फिर करके दिखाया। मोदी जी ने जो किया, लोगों ने माना कि डबल इंजन की सरकार जैसे मध्य प्रदेश और देश में थी, उस पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों ने ही जो साथ लगते राज्य थे विश्वास किया कि मध्य प्रदेश में कैसे काम हुआ। अब मैं ये कहूंगा, दुनिया को भारत पर विश्वास है और भारत की ओर नजरें टिकाए रखी है और जनता ने मन बना लिया है। ये डबल इंजन की सरकार राज्य से लेकर केंद्र तक चलती रहेगी और 2024 में भी रिकॉर्ड जीत होगी। ये रिकॉर्ड जीत है, ऐतिहासिक जीत है, बम्पर जीत है। और इसके पीछे कारण नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास, नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की नीतियां और नरेंद्र मोदी जी का परिश्रम, जो जनता के बीच में रहकर 24 घंटे देश के लिए जीना। अब जनता ने भी कहा है हमें देश को आगे बढ़ाना है, हर राज्य को साथ निभाना है। जो बैठक बुलाई है घमंडिया गठबंधन ने, उस पर यही कहूंगा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई कि चुनावों के समय न इनका सुर था, न ताल था, न डफली था, न राग था। अब एक दूसरे से नाराज थे। अब बंद कमरे में बैठ के भी वही होगा जो फील्ड में देखने को मिला। ना नेता है, ना नीति है और नीयत में खोट।
जनता के सामने नजर आया। मंत्री अनुराग ठाकुर उनका कहना है कि विपक्ष को, कांग्रेस को करारा जवाब जनता ने दिया है कि जो उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की थी उसका एक करारा जवाब जनता की तरफ से कांग्रेस पार्टी को मिला है। जो चुनाव हुए नतीजे आ रहे हैं, अनुमान के मुताबिक हम जानते हैं कि बीजेपी को 3 राज्यों में सत्ता हासिल होते हुए दिखाई दे रही है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम 5:30 बजे अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और जैसा हम जानते हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती दिख रही है, ऐसे में अशोक गहलोत आज शाम को राज्यपाल से के समक्ष अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद भाजपा की सरकार बनने की राह साफ हो जाएगी। तो आज बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर है, राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे अशोक गहलोत शाम 5:30 बजे। तो जिसको कहते हैं कि नतीजों को स्वीकार करने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और राजस्थान में सबसे पहले मुख्यमंत्री जो अभी है निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो अपनी हार को स्वीकार करते हुए और इस्तीफा सौंपेंगे राज्यपाल को शाम 5:30 बजे। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो मौजूद हैं। विशाल, किस तरह से देखते हैं इस बीजेपी की जीत को, और अब 5:30 बजे शाम को इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं, हार स्वीकार कर ली है अशोक गहलोत ने? बिल्कुल ठीक कहा निखिल आपने। अभी तक चल रहा है, काउंटिंग चल रही है, लेकिन अशोक गहलोत ने ये समझ लिया है कि वो चुनाव हार चुके हैं और बीजेपी अगर अभी की बात करें तो 112 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं, जीत और आगे मिलाकर। तो उन्होंने जो जादुई आंकड़ा है वो पहले ही पार कर लिया है, 100 के आंकड़े को क्रॉस कर गई बीजेपी। और अशोक गहलोत ने ये निर्णय लिया है कि 5:30 बजे वो जाकर राज्यपाल से मिलेंगे और वहां पर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और राजभवन के जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने भी इस बात को कंफर्म कर दिया है। और ये एक जो एंटी क्लाइमेक्स हुआ है, क्योंकि अशोक गहलोत बार बार ये कहते रहे थे कि रिवाज बदलेगा, लेकिन राजस्थान की जनता ने राज बदल दिया, लेकिन रिवाज नहीं बदला और एक बार फिर से बीजेपी राजस्थान के सिंहासन पर काबिज हो गई है। विशाल, अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा कि राजे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी बात उन्होंने सामने रखी। हालांकि पहले भी ये बात स्पष्ट होती रही है तस्वीरों के माध्यम से और जो बयान आते रहे हैं उनके माध्यम से संकेत मिलता हुआ, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा इस राजे ही होंगी? देखिए ममता, ये यक्ष प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि काफी नाम है चर्चाओं में और जो नाम चर्चा में चल रहे हैं, मीडिया में चल रहे हैं, उसमें चौंकाने वाले नाम हैं, जिसमें ओम बिरला जो कोटा से आते हैं, राजस्थान के मौजूदा स्पीकर हैं लोकसभा में, उनका नाम चल रहा है। इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से सांसद है, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री है, उनका नाम है। अर्जुन राम मेघवाल का भी नाम है और राज्यवर्धन राठौर का भी नाम है वसुंधरा राजे के साथ। लेकिन मुख्यमंत्री के नाम में जितने भी लोग हैं उसमें सबसे बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे इसलिए क्योंकि वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन चूंकि उनका नाम अनाउंस नहीं हुआ था और कमल के निशान पे बीजेपी ने ये पूरा कैंपेन लड़ा और उसको लीड किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो ये हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा जी के साथ मिलकर क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन अभी तक ये कहा नहीं जा सकता कि वसुंधरा राजे ही होंगी राजस्थान की अगली मुख्यमंत्री। जी, निश्चित तौर पर तो ये लगातार जो जिसको कहते हैं कि चेंजिंग सिनारियो है और अब लगातार जो राजनीतिक दलों की बैठकों का सिलसिला है वो जारी रहेगा। आपसे और भी अपडेट हम लेते रहेंगे। विशाल, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं 2 विशेष मेहमान, परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ अशोक टंडन जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही कुमार राकेश जी, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। अशोक जी, आज जो नतीजे हमारे सामने आए हैं, हालांकि हर पक्ष पर बात लगातार हो रही है, लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि अगर इन नतीजों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि 3 राज्यों में तो जो सरकार थी उसके खिलाफ जनता ने वोट दिया, लेकिन एक मध्य प्रदेश में सरकार के पक्ष में वोट दिया। क्या कहानी, क्या संकेत बयां करता है ये तथ्य? सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो एक फैक्टर काम कर रहा है लगातार 2014 में, 2019 में, कि जो मीडिया ये इलेक्शन मैनेजमेंट है भारतीय जनता पार्टी का, कैंपेन है। मैं अक्सर हम पत्रकार बात करते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी को अगर मालूम है कि वो जीतने वाले हैं तो फिर वो इतना जोर क्यों लगाते हैं।
तो उसका जवाब यही है कि वो किसी तरह से कोई भी ऐसी कसर नहीं छोड़ते, और जिस तरह से उनका चुनाव अभियान मैनेज होता है, चाहे वो अमित शाह करते हो, नड्डा जी करते हो, लेकिन उसके कहीं भी नज़दीक नहीं भटक पाता विपक्ष, और बहुत पिछड़ जाता है अपने चुनाव अभियान में। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि सभी एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ तो गया कांग्रेस के पक्ष में, और मध्य प्रदेश भी बिल्कुल बॉर्डर लाइन है, राजस्थान भी बिल्कुल बॉर्डर लाइन, लेकिन चुनाव परिणाम जब आते हैं तो फिर सभी वही लोग जो इनकी बुराई करते हैं या जिन आलोचना करते हैं, वो बोले नहीं, मोदी का कोई जवाब नहीं है, इनके इलेक्शन मैनेजमेंट का कोई जवाब नहीं है। और उसके साथ साथ फिर जो लोगों में विश्वास पैदा होता है इनके प्रति, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे कि किसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, किसके खिलाफ नहीं थी, तो पुराने जो पत्रकार हैं हमारे जैसे, वो ये कहते थे जब बहुत अधिक मात्रा में मतदान हो जाता है तो वो सरकार के खिलाफ जाता है। तो मध्य प्रदेश में तो इस बार इतना बम्पर वोट पड़े, लेकिन गलत साज भी हुआ, इसका मतलब प्रो इनकम्बेंसी भी होती है। लेकिन बाकी राज्यों में अगर हम देखें तो एंटी इनकम्बेंसी भी हुई है। लेकिन पहली बार प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर प्रूव किया गया था 2019 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पक्ष में वोट शेयर भी बढ़वाया और सीटें भी बढ़ी थी। तो प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर जो देश की राजनीति में कहीं नहीं था, वो अब उभर कर आता है, और इसके और भी उदाहरण मिलते हैं। लेकिन जहाँ हार हुई है कांग्रेस की, वहाँ पर भी कांग्रेस की जो अंदरूनी समस्याएं थी, वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। देखिए, कांग्रेस हाईकमांड में 3 ही सदस्य हैं परिवार के ही, उनमें भी आपस में एक मत नहीं है। अगर अशोक गहलोत को सोनिया गांधी जी समर्थन कर रही थी, तो राहुल और प्रियंका चाहते थे नेतृत्व बदला जाए और उसको हम लाएं पायलट को। इसी तरह से कमलनाथ और जो दिग्विजय की जोड़ी है, इसको बदलना चाहते थे राहुल और प्रियंका, लेकिन सोनिया गांधी जी चाहते थे नहीं, ओल्ड गार्ड जो है हमको जितवाएंगे। तो ये जो एक दुविधा की स्थिति कांग्रेस के अंदर रहती है, वो भी एक फैक्टर बनता है। और इस पर कांग्रेस को मंथन करना पड़ेगा अगले चुनाव में कि क्या आपके अंदर एकजुटता है, ताकि आप फिर ढंग से चुनाव लड़ सकें। एक फैक्टर और जो काम करने वाला, कि कांग्रेस में जो ये बात आई थी कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, वो था कि जो इन अलायंस बना है उसमें हमारी एक पहल बनी रहे, हमारे नेतृत्व को स्वीकार करें बाकी लोग। और इसी कारण मध्य प्रदेश में उन्होंने सपा के साथ या और बाकी दलों के साथ कोई सीट का गठबंधन नहीं किया, जिसके चलते उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए। और मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में भी जो जोगी परिवार की पार्टी है, उसने भी कांग्रेस को बहुत नुकसान किया है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा का छत्तीसगढ़ में मत प्रतिशत में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन सीटों में बहुत अंतर हो गया। तो ये कई फैक्टर्स हैं जिसके चलते जो आज हम परिणाम देख रहे हैं वो जनता के सामने आए। जी, इसी बात को आगे बढ़ाएं कुमार राकेश जी। तो जब बात इंडी गठबंधन की सामने आती है, तो इंडी गठबंधन में निश्चित तौर पर जो दूसरे दल थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, या फिर अरविंद केजरीवाल हो, ये सब लोग अपना अपना स्टेक क्लेम करने की कोशिश कर रहे थे। और ये बात कही जा रही थी कि जो ये 4-5 राज्यों के चुनाव के नतीजे हैं, वो काफी कुछ तय करेंगे। किस तरह से आप देखते हैं भविष्य इंडी गठबंधन का और उसमें कांग्रेस के स्टेक का? देखिए, जो अभी जो चुनाव हुए 5 राज्यों के, 4 राज्यों के आज चुनाव परिणाम आए गए हैं। कल मिजोरम का आने वाला है, वहाँ भी कई संगठनों ने, ईसाई संगठनों ने कहा है कि भाई आज रविवार है, हमारा उनके चर्च का समय होता है, तो चुनाव आयोग ने उनको अनुमति दे दी। तो ये जो इंडी गठबंधन है, अच्छा नाम आपने दिया, लोग इंडिया बोलते हैं, लेकिन ये सही शब्द है, चूँकि इंडिया शब्द भी हमारे लिए नहीं था जब संविधान बना था, तो भारत कहने की बात थी, लेकिन उसको भी कांग्रेस सरकार ने इंडिया ही बनाया। उसके लिए भी उनको दोषारोपण किया जाए तो कम नहीं है। तो इंडी गठबंधन बनने के पहले आज की तारीख में देखा जाए तो बिखर चुका है, और इन 4 राज्यों के चुनाव परिणाम इस बात को परिलक्षित करते हैं। उसके अलावा आप देखिए, मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव और कमलनाथ ने उनको इस लायक नहीं समझा कि उनको फोन तक कर सके, बात तक कर सके 4-5 सीटों के लिए। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में बीएसपी को लेकर के कुछ बातें हुई थी, हालांकि बीएसपी इंडी गठबंधन में नहीं है। उसके अलावा फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी कई तरह के समीकरण हुए, वहाँ का उन्होंने ठेका ले लिया था अशोक गहलोत जी ने। क्योंकि अशोक गहलोत जी जो कहते हैं सो करते हैं कि नहीं, वो अपने सामने परिणाम दिख रहा है। तो अब जो बचा है ये 3 राज्यों के अलावा, तो ये तेलंगाना में कई तरह के फैक्टर्स थे
लोग बोल रहे हैं कि भाजपा की सीटें बढ़ी हैं, वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, लेकिन वहां पे अभी प्रकाश जावड़ेकर जी ऑन कैमरा बोल रहे थे कि वहां पे आम जनता को लगा कि सबसे सशक्त कौन है। तो चूंकि वो पुराना एक तरह से गढ़ रहा है कांग्रेस का, जो आंध्रा और तेलंगाना है, और जो पुराने उनके रहे हैं लोग, तो उनके कारण उनको लगा कि ये सब्स्टिट्यूट है, तो उन्होंने जानबूझ के नहीं, मतलब मजबूरी में कांग्रेस को वोट पड़े हैं। ये नहीं कि कांग्रेस ही सब कुछ कर सकती है। और दूसरी जो कांग्रेस की झूठ बोलने की जो राजनीति है, जिसके परिणाम अभी कर्नाटक में लोग भुगत रहे हैं, हिमाचल में भुगत रहे हैं, तो उस झांसे में लोग आ गए। और लगता है कि भाजपा के अंदर या उस तरह से वो चुनावी तैयारी नहीं कर पाए, तमाम नेता होने के बावजूद कई तरह के परिवर्तन हुए। एक कारण हो सकता है, वो लोग विश्लेषण करेंगे आपस में बैठ करके। लेकिन आज की तारीख में पूरी तरह देखा जाए, जो एक बात चल रही है, तमाम टीवी चैनल भी बात कर रहे हैं, जो पक्ष में है या विपक्ष में, नेता ये बोल रहे हैं, दो शब्द अभी समीचीन हो गया है, मोदी मैजिक और मोदी गारंटी। और जो मोदी है मुमकिन है, वास्तव में वो मुमकिन जो है वो दिख रहा है, जो बोल रहे हैं सो कर रहे हैं, आम जनता तक पहुंचा है। जो कभी 1 रुपया 15 पैसे पहुंचता था, अब 1 रुपया का सीधा 1 रुपया पहुंच रहा है। अभी एक बड़ा अच्छा विज्ञापन था, आयुष्मान कार्ड का, एक बच्ची अपने दादा का आयुष्मान कार्ड बना रही है। बीच में यदि इसी को यदि 10 साल पीछे देखते आप, तो कम से कम उसमें 3, 4, 5 महीने लगते, और उसमें बनवाने वालों के 2-4 हजार रुपए खर्च हो जाते। यानी देश में जो विकास हो रहा है, कुमार राकेश जी, ये एग्जाम्पल है जी, जो देश में भी विकास हो रहा है, कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों में उतरते हैं जमीन पर, तो जो देश का विकास है उसको राज्य के विकास से जोड़कर डबल इंजन की बात लगातार कही जाती है, तो कहीं ना कहीं जनता उससे प्रभावित होती नजर आती है। हमारे साथ ऑन ग्राउंड कुछ सिचुएशन देख ले ममता। जयपुर चले, जहां पर हमारे साथ भाजपा मुख्यालय से विकास सोनी हमारे संवाददाता जुटे हुए हैं। क्या जश्न का नजारा आप हमको दिखाएंगे विकास, और किस तरह का माहौल बीजेपी मुख्यालय में है? निश्चित तौर पर इस वक्त तो जिसको कहते हैं कि सपनों को पंख लगे हैं बीजेपी में, चाहे प्रदेश से लेकर जो केंद्र का कार्यालय है वहां तक। विकास, आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? जी जी जी, विकास, जी, आप चूंकि वहां जमीन पर मौजूद हैं, मैं हूँ जी, बताइए क्या माहौल, क्या जश्न और क्या कुछ बैठकों को लेकर कोई जानकारी, कोई बात हो रही है? जी, इस वक्त मैं हूं जयपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक मेरे पीछे बीजेपी ने जीत के जश्न को मनाना शुरू कर दिया। आप देखिए मेरे ठीक पीछे जीत का जश्न चल रहा है। जैसा कि सुबह से ही कयास लगाए जा रहे थे कि क्या राजस्थान में जो पिछले 30 सालों से जो राजस्थान की रवायत है, एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या ये कायम रहेगी? लेकिन रुझान और आने वाले अभी जो सीट के रिजल्ट है, उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर अग्रसर हो रही है। राजस्थान निर्वाचन विभाग ने जो डेटा जारी किया, उसमें 103 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और करीबन 15 से 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज कर चुकी है, जिनमें कुछ बड़े नाम है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालरापाटन से विजयी है, वहीं विद्याधर नगर से लोकसभा सांसद दिया कुमारी जी की भी विजय हुई है। वहीं राज्यवर्धन सिंह राठौर जो भी लोकसभा सांसद है, उनकी भी विजय हुई है। इसके अलावा राजसमंद से दीप्ति माहेश्वरी की जीत हुई है। उसके अलावा बहरोड से जसवंत यादव की, खाजूवाला से विश्वनाथ मेघवाल की, अलवर से संजय शर्मा की, दूदू से प्रेमचंद बेरवा की, 84 से पिंडवाड़ा आबू से समाराम गरासिया की, बगरू से कैलाश वर्मा की, और भीम से हरि सिंह रावत की, जैसलमेर से बीजेपी के ही छोटू सिंह भाटी की, रानीवाड़ा से रतन देवासी की, बांसुर से देवी सिंह शेखावत की, और गुड्डामालानी से के विश्नोई की, जमवारामगढ़ से महेंद्रपाल मीणा की, अजमेर दक्षिण से अनीता भदेल की। कुल मिलाकर ये आंकड़े हमें प्राप्त हो रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कर रखी है और 103 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 68 सीटों पर ही अभी बढ़त बनाए हुए हैं। जी, निश्चित तौर पर तो जो बैठकों की बात कही जा रही थी, क्योंकि ये खबर अब आ चुकी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो 5:30 बजे शाम को इस्तीफा देने जा रहे हैं, राज्यपाल से मिलेंगे।
तो बीजेपी की तरफ से बैठकों का दौर कब शुरू होगा? क्या नए नेता के चुनाव के लिए क्या कुछ गतिविधियां, उसके बारे में भी कोई जानकारी मिल सकी है आपको? अब से कुछ ही देर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। फिलहाल जो बड़े और वरिष्ठ नेता है उनके पहुंचने का कार्यक्रम यहां पर जारी है। जी चलिए भोपाल का रुख करते हैं। भोपाल से दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, मध्य प्रदेश की जीत को सबसे बड़ी जीत माना जा रहा है, खासकर तब जब कुछ महीने पहले तक तस्वीर बिल्कुल अलग मानी जा रही थी, और उसके बाद अब जिस तरीके से मामा जी ने जीत दर्ज की है उसको देखकर वाकई हर कोई कह रहा है कि इतने सालों के राज के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त आप मुख्यालय पे खड़े हैं, जहां आप मौजूद हैं, वहां से इस जीत को क्या रूप में आगे लेके जा रही है भाजपा? जश्न के क्या रंग? देखिए ममता, सबसे बड़ी चीज जो है वो है वादा और इरादा। जनता ने वादों को नकारा है और जो इरादा था, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस इरादे से जो लाडली बहना योजना हो उसको शुरू किया हो, या सीखो कमाओ योजना जो है उसको शुरू किया, इन सब चीज़ों का युवा से लेके जो महिला वर्ग था उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा। 6 महीने पहले बिल्कुल कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब अपनी सत्ता गंवाने वाली है, लेकिन पिछले 2 महीनों की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से ये बदलाव आया है उसी की आज ये यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 150 से ज़्यादा सीटें तो भारतीय जनता पार्टी जिसका दावा वो कर ही रही थी, उससे भी ज़्यादा सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इस समय मैं जहाँ पर काउंटिंग सेंटर है राजधानी भोपाल का, यहाँ की 7 विधानसभा सीटें हैं और काफ़ी अहम हो जाती हैं मध्य प्रदेश के हिसाब से, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में यहाँ पर 5 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और उस 2 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के खाते में जा रही हैं। दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, उनके साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो हैं विष्णुदत्त शर्मा वो वहां पर मौजूद थे, और इन सभी ने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा जश्न मनाया, एक दूसरे को जिस तरीके से मिठाइयाँ खिलाकर वहाँ पर इस जीत के जश्न को उन्होंने किया है। आगे अब जिस तरीके से देखा जाए तो आगे की अब कार्रवाई कुछ इस तरीके से रहने वाली है कि शाम तक जो है जो विधायकों को प्रमाण पत्र मिल जाएंगे वो विधायक सब भोपाल पहुंचेंगे, और भोपाल पहुंचने के बाद कल या परसों में जो विधायक दल की बैठक है उसको यहाँ पर संपन्न कराया जाएगा। सभी विधायकों से यहाँ पर मेल मुलाकात की जाएगी, क्योंकि जो प्रभारी हैं यहाँ के मध्य प्रदेश के चुनाव सह प्रभारी जो अश्विनी वैष्णव हैं वो यहीं मौजूद हैं। तो ऐसे में अब ये जो सारी चीज़ें हैं वो आगे इसकी कवायद की जाएगी। जी बिल्कुल। तो अबीर गुलाल भी उड़ाए जा रहे हैं और मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं, आतिशबाजी भी चल रही है। दीपक आपसे, क्योंकि भोपाल क्षेत्र हम जानते हैं कि बीजेपी का गढ़ रहा है, पिछली बार भी 2018 के चुनाव में बीजेपी को यहां से फायदा हुआ था, ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन अलग अलग क्षेत्र अगर हम देखते हैं मध्य प्रदेश के तो उनमें महाकौशल का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसने पिछली बार कांग्रेस का बहुत साथ दिया था, आदिवासी बहुल इलाका। ऐसे में कुछ आपके पास जानकारी इस क्षेत्र को लेकर, क्या तस्वीर इस बार के चुनावों में वहां से? महाकौशल में बेशक ममता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार से तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर परिणाम देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जो परंपरागत सीटें होने के नाते जहाँ पर जिस तरीके से सबसे मुख्य सीट की अगर बात की जाए तो केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जो निवास सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उनका अभी वो अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। माना जा रहा है कि लगभग जो वहाँ पर सीट है वो निर्णायक बढ़त की ओर पहुंच चुकी है। पिछले चुनाव की बात की जाए तो पिछली बार फग्गन सिंह कुलस्ते के जो भाई थे वो भी इसी सीट से हारे थे। इसके अलावा बिछिया है और अन्य ऐसी कुछ सीटें हैं जो बहुत ज़्यादा इंटीरियर की ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उन सीटों पर कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस का जो प्रभाव है वो नज़र आता है, लेकिन उसके बाद भी महाकौशल में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी अच्छा वो किया।
जी निश्चित तौर पर, और सिर्फ महाकौशल में नहीं बल्कि तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो शहरों की बात हो, भोपाल की बात हो, इंदौर की बात हो, क्लीन स्वीप तमाम जगहों पर बीजेपी ने किया है। और यही वजह है कि जो बीजेपी का आंकड़ा है वो 160 को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ बने रहें, हम अपने खास मेहमानों से भी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रायपुर का रुख करना चाहेंगे जहां से सोमेश पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोमेश, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जहां को लेकर ये लगातार कहा जाता रहा कि कांग्रेस बढ़त में रहेगी, एग्जिट पोल्स तक ने इस तस्वीर को सामने रखा, लेकिन हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी वहां से स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। सोमेश, लेकिन ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ की राजनीति आपने बड़े करीब से देखा होगा, सारा प्रचार जो चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी यहां भारतीय जनता पार्टी के सोच को सामने रखने के लिए। ऐसे में क्या कुछ ऐसा बदला कांग्रेस के लिए कि भाजपा जीत दर्ज करती नजर आ रही है? जी मैं आपको जरूर बताऊंगा, छत्तीसगढ़ में 15 साल के वनवास के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आती है 2018 में, और पिछले 5 सालों में जिस तरह की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, चाहे कोल घोटाला हो, पीएससी घोटाला हो, तमाम इन घोटालों के ऊपर सरकार बीजेपी लगातार इनको घेरने का प्रयास करती रही। चाहे बस्तर की बात हो, सरगुजा का बात हो, चाहे जसपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, तमाम ऐसे इलाके हैं जो शुरू से ही दूरस्थ नक्सल प्रभावित इलाके थे। इन्हीं इलाकों में पिछले 5 सालों में जो विकास का पहिया था ठप गया था। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं, दौरा करते हैं, और जिस तरह से जो सरगुजा का इलाका है, इन इलाकों में भी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का दौरा होता है। सरगुजा में 14 सीट थी, आज स्थिति कांग्रेस की है कि जो कांग्रेस के जो नेता थे, करीबन 9 नेता आज बुरी तरह से हारने की स्थिति में है। जिस तरह से कांग्रेस लगातार छत्तीसगढ़ में 68 सीटों पर काबिज थी, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से परिणाम आ रहे हैं, एग्जिट पोल के परिणाम आए हैं, नतीजे आए हैं, तो जिस तरह से एग्जिट पोल थे बीजेपी को कम बता रहा था और कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे थे, तो ये परिणाम भ्रष्टाचार जिस तरह से देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं जनता इस बार बीजेपी पर भरोसा जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें मोदी की गारंटी का घोषणा पत्र था, महिलाओं को, विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए देने की बात कही है, और वहीं पर महिलाओं को 5,000 रुपए में सिलेंडर, 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही थी। तमाम ऐसे मुद्दे थे, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो मतगणना हुई थी, मतदान का प्रतिशत था 76.31% था जो छत्तीसगढ़ में मतदान हुआ था। छत्तीसगढ़ में 2003 में बीजेपी 55 सीट पर थी, कांग्रेस को 37 सीट मिला था और बीएसपी को 2 सीट मिला था। उसी तरह मैं 2008 की बात करूं तो बीजेपी को 50 सीट मिला था, कांग्रेस को 68 सीट मिला था। 2013 में भी सेम परिणाम आते हैं। लोकसभा चुनाव की बात करूं तो 2019 में 11 में से बीजेपी को 9 सीट मिले थे, 2014 में 11 में से 10 सीट मिले थे। तो जिस तरह से ये परिणाम आए हैं, जिस तरह से जो बस्तर की बात करूं, सरगुजा की बात करूं, तमाम इन इलाकों में इन मुद्दे को देखा गया है और घोषणा पत्र पर भरोसा किया गया है। जी, तो आदिवासी इलाकों में किस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा, जिस तरह से जो लीड लेते हुए दिखाई दी बीजेपी, उसकी क्या वजह देखते हैं? और दूसरी बात, ये जो महादेव ऐप है, इसका कितना असर रहा चुनावों में? क्योंकि जिस तरह से 6 महीने पहले तक ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस लीड ले रही है, वो एकदम से पिछड़ते हुए नजर आई चुनावों में। जी मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, महादेव सट्टा ऐप की शुरुआत 2019 में दुर्ग जिले से होती है, जहां से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जो पाटन क्षेत्र है, इस इलाके से इनकी शुरुआत होती है। और जिस तरह से ये तस्वीर देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर 508 करोड़ रुपए के आरोप लगते हैं, लगातार बीजेपी इन्हें घेरने का प्रयास करती है। और छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में करप्शन और भ्रष्टाचार देखने को मिला है। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ मंत्रियों से लेकर तमाम नेता छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं, दौरा करते हैं, चाहे बस्तर का इलाका हो, सरगुजा का इलाका, इन इलाकों में बीजेपी काफी मात्रा में प्रयास करती है। जी सोमेश, सरगुजा की अगर हम देखें एक तस्वीर जो इस वक्त सामने आ रही है कि 14 में से 14 सीटें बीजेपी के पास। पिछली बार 2018 में कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने जब 14 में से 14 जीती तो वो इतिहास रचा कांग्रेस ने। इस बार तस्वीर बिल्कुल पलट गई, और इसी तरीके का हमको दिख रहा है बिलासपुर में, जहां पर एससी वोट ज्यादा है, लेकिन वहां कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीटें लेती नजर आई है। दुर्ग में भी बीजेपी आगे आई है, और बस्तर तो हम जानते हैं, कहा जाता है कि बस्तर से ही
रायपुर का रास्ता निकलता है, तो ऐसे में बस्तर में भी बीजेपी ही आगे। लेकिन ये जो सरगुजा और दुर्ग की कहानी है, ये किस मायने में समझनी चाहिए कि सारी 14 से 14 सीटें तो सरगुजा में बीजेपी के पास गई है। प्रधानमंत्री का दौरा सरगुजा संभाग में रहा, जो सूरजपुर इलाका है उन इलाकों में प्रधानमंत्री ने दौरा किया। सरगुजा में 14 सीट है और जो कांग्रेस के खाते में थी, लेकिन इस बार जो परिणाम आए हैं चौंकाने वाले परिणाम थे। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, जिन्हें 4-5 महीने पहले ही कांग्रेस की सरकार ने उन्हें डिप्टी सीएम बनाया है, वहां के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हैं। जिस तरह के परिणाम आए चौंकाने वाले हैं। चाहे मैं बस्तर की बात करूं, बस्तर का जो इलाका है, इन इलाकों में मानदंड का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है तेंदुपत्ता माफी चाहूंगा, तेंदुपत्ता का मुद्दा रहा है। स्थानीय आदिवासियों ने साफ तौर पे बताया कि जो तेंदुपत्ता का बोनस था, इन्हें पिछले 5 सालों में नहीं मिला। सड़क, बिजली, पानी, ये जो तमाम मूलभूत समस्या थी, इन्हें इस इलाके में कोई लाभ नहीं मिला। तो जो तमाम ऐसे मुद्दे थे, बीजेपी को जनता ने भरोसा दिया है और अधिक से अधिक मतदान दिया है। जी बिल्कुल, जनता ने बीजेपी पर विश्वास किया और बीजेपी पर भरोसा जताया, और ये हमें इन परिणामों में स्पष्ट दिखता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिएगा सुमेश, लेकिन हम यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर होंगे और चर्चा करेंगे इस वक्त उभरती तस्वीर की हमारे मेहमानों के साथ। आप देखते रहें जनादेश। हाँ जी सुरेश जी, रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड आएगा उसका क्या करेंगे? कुछ खास प्लान नहीं है, पड़ा रहेगा बैंक में, ब्याज आता रहेगा और क्या। सुरेश जी, बैंक से कितना ब्याज आएगा? एक नई स्कीम बताता हूँ, उसमें पैसे लगा दो, साल भर में दुगने बल्कि चौगुना हो जाएगा। हम बस कुछ नए मेंबर्स बनाने। नहीं सुरेश जी, इन सब फालतू चक्करों में मत पड़िए कि नए मेंबर बनाना, रातों रात करोड़पति बनाना, ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। आप लालच में आकर नहीं, समझदारी से निवेश करें। नए मेंबर बनाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ, कमीशन पाओ या उपहार घर ले जाओ। ऐसे सपने दिखाने वाली स्कीम से बचकर रहें। ऐसी स्कीम्स धोखा हो सकती हैं। IEPF अथॉरिटी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी है। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और हम चर्चा कर रहे हैं 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम को लेकर के। और हमारे साथ 2 खास मेहमान, कुमार राकेश जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अशोक टंडन जी, वो भी हमारे साथ बने हुए। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अशोक टंडन जी, अभी आपने देखा ऑन ग्राउंड जो हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से और दूसरी जगहों से जो जानकारी दे रहे थे, सरगुजा का मुद्दा अभी ममता जी ने उठाया। आपसे समझना चाहेंगे, राजनीति में रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, सरगुजा में जिस तरह से कांग्रेस की हार है, क्या इसको समझा जाए कि TS सिंहदेव को निपटाने के चक्कर में भूपेश बघेल खुद निपट गए? कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये तो दोनों नेताओं में आपसी जो टकराव था वो हम पिछले 5 साल से देखते आ रहे थे, और इसी के चलते हमने देखा कुछ समय पहले ही उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन कुल मिलाकर आपसी तालमेल नहीं बन पाया। लेकिन इस बीच में जो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई वो ये थी, जितना भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है सरगुजा उसमें शामिल है, वहाँ पर अमित शाह ने जिस तरह से वहाँ पर बैठकर कई बैठकें लेकर कई दिन वहाँ पर जो नीति बनाई, वहाँ से कहीं से ये कांग्रेस को वहाँ से पछाड़ने में सफल हुए। तो जो भारतीय जनता पार्टी का USP है कि उनका जो चुनाव अभियान होता है वो किस तरह से उसको एक गंभीरता से लेते हैं,
और फिर उसको मुकाम तक ले जाते हैं। ये जो प्रबंधन है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम 2014, 2019 में और अब इसको देख रहे हैं। तो जितने और फैक्टर होंगे उनमें चुनाव प्रबंधन और पूरा चुनाव अभियान किस तरह से ये लड़ते हैं, इसकी काट कोई भी विपक्ष अभी तक नहीं ढूंढ पाया है। और वो इसमें इतना बुरी तरह से पिछड़ जाते हैं कि फिर वो परिणाम जो हमारे सामने आते हैं वो नीचे जो जमीनी हकीकत है वो केवल चुनाव परिणाम में सामने आती है, कोई भी आकलन नहीं कर पाता। लेकिन अशोक जी, चुनाव प्रबंधन तो जाहिर है कि महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि सपा से गठबंधन कांग्रेस ने नहीं किया। प्रबंधन में ये भी एक सोच आती है कि आप किस तरीके से प्लानिंग करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और ये बात मानी जाती रही कि जब कांग्रेस ने 39 लोगों का टिकट काटा, वो बागी होकर अन्य दलों से टिकट ले रहे थे, इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे थे, और ये माना गया कि सपा और बसपा इन बागियों को टिकट दे रही हैं तो वो कांग्रेस का वोट ही खाएंगी। तो क्या लगता है, क्योंकि पिछले ट्रेंड्स इलेक्शंस के दिखाते रहे हैं कि सपा बसपा ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, वही तस्वीर एक बार फिर रिपीट होती नजर आई? देखिए, मध्य प्रदेश में विशेष तौर से जो वहाँ का स्थानीय नेतृत्व है, जैसे कमलनाथ और दिग्विजय, इनकी सोच और केंद्र में जो नेतृत्व बैठा है परिवार का 3 सदस्यों का, उनमें कहीं तालमेल नहीं दिखाई दिया। जहाँ तक हम समझ रहे हैं दिल्ली में बैठे हुए, इन दोनों ने विश्वास दिला दिया था कि हम मध्य प्रदेश जीतेंगे, किसी भी इंडिया अलायंस के घटक को कोई सीट देने की आवश्यकता नहीं है। जबकि ऐसी रिपोर्ट थी कि केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का चाहता था कि पहली बार हम मिलजुल कर लड़े क्योंकि हमको स्थान बनाना है। तो ये भी कांग्रेस के अंदर जो अंतर्द्वंद्व चलता है, यही बात हमने राजस्थान में देखी कि सोनिया गांधी चाहती थी अशोक गहलोत को ही आगे रखकर लड़ा जाए, जबकि राहुल और प्रियंका चाहते थे नेतृत्व बदला जाए। ये अंतर्द्वंद्व भी पूरे पिछले 5 साल चलता रहा। लेकिन अशोक जी, कहीं लगता है ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं एक मौका तो कांग्रेस ने भी गंवाया। चलिए हम राजस्थान की बात नहीं कर, मध्य प्रदेश में सपा की बात कर लेते हैं कि गठबंधन का मौका था, तो कहीं ना कहीं ये मौका भी कांग्रेस ने गंवाया कि आप अपने इंडी गुट को ही मजबूत करने के लिए ही सही, क्योंकि सपा वो सीटें दे सकती थी, ये बात भी जमीनी आकलन में सामने आती है। देखिए, ये टर्फ वार थी कि आगे चलकर लोकसभा के चुनाव के समय जो इंडिया अलायंस की तस्वीर सामने आएगी उसमें कांग्रेस कहाँ खड़ी होगी। हम देख रहे थे कि नीतीश कुमार, अखिलेश और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ये और ममता बनर्जी ये अपने आप की दावेदारी पेश कर रहे थे, यानी कांग्रेस बी टीम बनकर इंडिया अलायंस में रहेगी। कांग्रेस को ये लगता था कि अगर इन चुनाव में हम अपना दमखम दिखा देंगे तो फिर हमारा जो क्लेम है कि हमारे झंडे के नीचे ही अलायंस बने और हमारे ही नेता को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार माना जाए, ये जो एक टर्फ वार थी उसमें दोनों को ही नुकसान हो गया। कांग्रेस को इसलिए नुकसान हुआ कि उनके हाथ से छत्तीसगढ़ चला गया, राजस्थान चला गया, अब केवल आया तो तेलंगाना। तो क्या आने वाली तस्वीर इंडिया अलायंस की ये बनेगी कि दक्षिण के जो राज्य हैं, जैसे तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ अलायंस है डीएमके का, कर्नाटका उन्होंने जीत लिया, अभी उन्होंने यहाँ पर तेलंगाना भी जीत लिया और केरला में भी वो एक अच्छी स्थिति में रहते हैं। तो क्या जो इंडिया अलायंस बनेगा उसका जो नेतृत्व है वो क्या दक्षिण से आएगा और कांग्रेस उसमें कोई भूमिका निभाएगी, या फिर हिंदी बेल्ट में अखिलेश है, अरविंद केजरीवाल है, या पूर्व में ममता बनर्जी। सवाल है कि क्या जो दूसरे उसके अलाइज हैं जिसका आपने बात कही, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, कितना प्रेशर अब इंडिया अलायंस में और कांग्रेस के ऊपर बनाएंगे, ये एक बड़ी बात है। कुमार राकेश जी, एक बात जो बार बार सामने निकल कर आ रही है तमाम मुद्दों को लेकर के, एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको राहुल गांधी ने बड़े जोर शोर से उठाया, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, और ये मुद्दा लगातार जातिगत जनगणना के रूप में हर प्रदेश में जाकर वो कहते रहे, लेकिन ये चलता हुआ नजर नहीं आया। इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये बात वो बार बार कह रहे थे कि लोकसभा चुनावों में भी उससे पहले अगर हम सत्ता में आते हैं तो पूरे देश में इसको लागू करेंगे, जनता ने इसको खारिज कर दिया। आपने बिल्कुल बात कही, अच्छी बात कही। एक्चुअली राहुल गांधी जो बोलते हैं वो उनका मौलिक विचार कहीं से नहीं होता, पहली बात। और जितनी आबादी हक वो जब उनकी माता जी भाषण पढ़ती हैं, पुत्र जो है पढ़ने के बाद उनकी स्मृति लोप हो जाता है। यदि इतिहास पढ़े कांग्रेस का, तो जातिगत को गणना को लेकर के भारतीय संविधान में 10 साल का आरक्षण किया गया था, वो अभी तक चला आ रहा है। आरक्षण को लेकर के सभी दलों में कमोवेश एक रूपता सी है, लेकिन नहीं भी है। तो ये जो जातिगत जनगणना की बात है जो आपने कहा, इस
चुनाव में आम जनता ने खारिज कर दिया है। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को प्रगति चाहिए, लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, लोगों को जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस सीधा उन तक पहुंच रहा है, उसका परिणाम चाहिए, उसका रिजल्ट चाहिए, जो कि इस जो मोदी मैजिक है, मोदी मंत्रा है या मोदी गारंटी का जो फार्मूला है, मोदी यहाँ से केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक जो एक रूपता है शासन में, जैसे डबल इंजन की बोलते हैं, कोई ट्रिपल इंजन की बात भी आ रही है कि उसके नीचे स्तर तक भी गवर्नेंस एक हो जाए तो सीधी बात पहुंचा जाए, जो अंत्योदय कार्यक्रम की परिकल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने की थी और जो अभी उस पर काम हो रहा है और वो पूरी तरह से परिलक्षित हो रहा है, परिणाम के रूप में परिणत हो रहा है। तो ये जो उन्होंने बात कही है जितनी जवादी हक, वो मुझे नहीं लगता उनका वो स्वप्न कभी साकार होगा, क्योंकि भारत बदल रहा है, भारत बदल चुका है और भारत विकासशील से विकसित भारत की तरफ चल चुका है। तो उसमें इस तरह के जो ओछी टिप्पणी है या ओछे विचार नहीं चलने वाले। इसको लिया नहीं उस तरह से, ये एक विशेष बात है, क्योंकि ये सारे सभी लोगों की इस पर निगाहें थी। जी, आप एक एग्जिट पोल है जो मुख्यमंत्री का, उसमें आप सबसे ज्यादा मत प्राप्त कर रहे हैं राजस्थान में, तो ये मुख्यमंत्री का बड़ा चेहरा है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारा सब कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और सब उनके मार्गदर्शन में चलेगा और सब उनके देखरेख में और उनके विजन के साथ में हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। आपने एक बात कही थी कि बुलडोजर चलेगा, गुंडे भाग जाओ 24 घंटे के अंदर, क्या कहेंगे? आज देख लेना 3 तारीख के बाद में कोई नजर नहीं आएगा। पूरे जोश में भरे हुए हैं बीजेपी के नेता बाबा बालकनाथ को आपने सुना। हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और जिस तरह से बात, जिसकी जितनी आबादी जितना हक की बात जो राहुल गांधी ने उठाई, अशोक टंडन जी, वो चली नहीं। कर लेते हैं निखिल, एक कमेंट और ले लूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। फ्री बीज को लेकर के बहुत सारी चर्चा हुई अशोक टंडन जी, और उसको भी अगर देखा जाए जिस तरह से 3 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बनाई, आप किस तरह लगता है आपको फ्रीबीज को भी कहीं ना कहीं जनता ने खारिज किया? देखिए, इस पर तो हमारी न्यायपालिका भी चिंतित है और सुप्रीम कोर्ट कोशिश भी करते हैं कि ये सब समाप्त हो, क्योंकि ये चीज़ें बाद में लोगों तक पहुंचती नहीं हैं। उस समय ये घोषणाएं हो जाती हैं, चुनावी घोषणाएं। आप रोकना चाहेंगे, आपको सीधे हैदराबाद का रुख करेंगे, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस की प्रेस वार्ता है और कांग्रेस का जो सीएम चेहरा कहा जाता रहे रेवंत रेड्डी, इस वक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। जो कार्यकर्ता है, सब नेता हैं, भाई बहने हैं, उन्होंने साथ देकर कांग्रेस पार्टी को जीत की ओर बढ़ाया है। जिस तरीके से इस चुनाव में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी, इनके नेतृत्व में पूरे तेलंगाना की प्रचार बड़ी अच्छी तरीके से सभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने की है। अहम भूमिका जो हमारी नेता सोनिया जी गांधी, जिन्होंने जिस मकसद से तेलंगाना दिया था, उस उद्देश्य को लागू करने के लिए जो मैंडेट है वो तेलंगाना की जनता ने कांग्रेस को दिया है। और जो तेलंगाना के लिए सभी हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खारगे साहब, हमारे कांग्रेस के युवा नेतृत्व राहुल जी गांधी, हमारे नेता प्रियंका जी गांधी, जिन्होंने धुआंधार इस प्रदेश में प्रचार किया है, और वेणुगोपाल जी जो हमारे राजकीय जनरल सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने अहम भूमिका की है। तो हैदराबाद से कांग्रेस की प्रेस वार्ता आप देख रहे थे। अब से कुछ ही देर में तेलंगाना के कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी भी से संबोधित करेंगे, लेकिन फिलहाल सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास सोनी हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। विकास और दीपक, आप दोनों के पास मैं एक सवाल लेकर आऊंगी। विकास, पहले आपसे जवाब लेना चाहेंगे, चाहे हम बात राजस्थान की करें या मध्य प्रदेश की करें या छत्तीसगढ़ की करें, हमने ये देखा कि कैसे लगातार सभी पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र में घोषणाएं की और लोगों के लिए दावे वादे सब किए, गारंटीज भी दी, संकल्प भी दिए। राजस्थान से अगर बात करें विकास सोनी,
जो गारंटीज और जो संकल्प बीजेपी ने दिए या कांग्रेस ने दिए, किन मायनों में जनता ने उन्हें अलग तरीके से देखा? क्योंकि गहलोत तो दे ही रहे थे और जनता ले भी रही थी, उसके बावजूद बीजेपी का साथ देती नजर आ रही है जनता। जी, पिछले 5 साल से प्रदेश में पेपर लीक, कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक का मुद्दा छाया हुआ रहा। इसके अलावा महिला अपराध का मुद्दा छाया हुआ रहा। इसके अलावा भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया हुआ रहा। 10 से ज़्यादा बड़ी भर्तियों के पेपर लीक हो गए। तो इससे जो युवा हैं, जो महिला हैं और जो प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था से हर कोई परेशान था। और यही परिणाम रहा। जो गहलोत सरकार ने जो गारंटी दी वो कुछ काम नहीं कर पाई। गहलोत सरकार ने जो योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, वो चलाई तो थी, लेकिन उनका धरातल पर असली क्रियान्वयन नहीं हो पाया। और शायद यही कारण रहा है कि जनता ने उनको इस तरह का रिजल्ट दिया है। जी, यानी सिर्फ दावों से, वायदों से सरकारें नहीं बनती, विकास देना पड़ता है। दीपक, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? बिल्कुल ममता, जैसे मैंने अपनी पहले भी बात शुरू की थी, वादा और इरादा, इन दो चीज़ों पर जनता ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के इरादे को देखा है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो भी अपने वादे किए थे, जो घोषणाएं की थी पहले, उनको पूरा किया है। जितनी भी योजनाएं लाई हैं वो जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं रही हैं। और वहीं कांग्रेस जो थी वो सिर्फ वादे करती रही। और पिछली बार का जो उनका वादा था, कर्ज माफी की जाएगी, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, इन सब पर कोई काम नहीं हुआ था। तो जनता कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें देख रही थी। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार अपनी रैलियों से ये चीज़ कही कि मोदी है तो गारंटी है, तो इस गारंटी को जनता ने माना है। और यही एक कारण है कि आज मध्य प्रदेश में जनता ने इतना ज़्यादा जो एक व्यापक, जिसको समर्थन कह सकते हैं, या जिस तरीके से मैंडेट दिया है, वो कहीं ना कहीं आज नज़र आता है। जी जी, निश्चित तौर पर हमारे साथ सोमेश पटेल जुड़े हुए हैं रायपुर से, छत्तीसगढ़ से। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले 6 महीने से, या ये कहा जाए कि कांग्रेस बहुत आशान्वित थी यहाँ छत्तीसगढ़ में अपनी जीत को लेकर के, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो तमाम योजनाएं रहीं उसी की तर्ज पर बीजेपी ने उन्हीं के घर में उनको मात दी? आपको लगता है कि उन्हीं की जो योजनाएं थी तमाम, उसकी ही बात की, जो उसका घोषणा पत्र था बीजेपी का, वो भी उसी के बरक्स अगर आप रख कर देखें तो आमने सामने कहीं ना कहीं उससे एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश की बीजेपी ने? जी जरूर, मैं आपको बताऊं, जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 75 पार का नारा लगा रहे थे और छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, मैं बताऊं पिछले 5 सालों में जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है, तमाम ऐसे घोटाले, वोट लस्सी घोटाले, कोल घोटाले, महादेव एक घोटाला, तमाम ऐसे जो घोटाले थे जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस को लगातार घेर रही थी। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री का दौरा होता है और दौरे में लगातार छत्तीसगढ़ जिस तरह का नारा लोगों की जुबान में था और आदिवासी इलाके में लगातार प्रधानमंत्री की चर्चा थी। जिस तरह से लोग प्रधानमंत्री पर भरोसा किया, प्रधानमंत्री की गारंटी पर भरोसा किया, घोषणा पत्र पर भरोसा किया, महिलाओं को जिस तरह से 12,000 रुपए देने की बात कही थी, जिस तरह से स्कैम होता है, और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो सीबीआई से जांच कराएंगे। तो लगातार पिछले 5 सालों में कांग्रेस भ्रष्टाचार को लेकर, विकास कांग्रेस का कुछ भी नहीं दिखा, चाहे बस्तर, सरगुजा, तमाम ऐसे इलाके हों, केवल करप्शन और भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया रहा। जिस तरह से आज जो रिजल्ट आए हैं, चाहे एग्जिट पोल की बात करूं, चौंका देने वाले रिजल्ट थे। बीजेपी भी लगातार जिस तरह से भारी मोहब्बत मिली है, तो कहीं ना कहीं जनता का प्यार मिला है। प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ में लगातार दौरा करते रहे और एक बार फिर से जनता ने मोदी पर भरोसा किया है। एक बात और जानना चाहेंगे, क्या अब कुछ बैठकों का दौर जारी है? क्या कौन मुख्यमंत्री बनेगा? क्योंकि अब सबको ये लगने लगा है कि आखिर अब कौन चेहरा होगा, क्योंकि बिना किसी चेहरे के बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। जी सरकार सोमेश, ये छत्तीसगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से हमने बात किया था। उनसे साफ तौर पे कहा है कि आला कमान यह बताएगा कि आखिर में छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। बैठकों का दौर जारी है और लगातार बीजेपी के तमाम वरिष्ठ
चाहे दिल्ली के तमाम केंद्रीय मंत्री हो, उनका भी दौरा छत्तीसगढ़ में है। तो कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद ये पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ में के गद्दी पे कौन बैठेगा और छत्तीसगढ़ का राजकुमार कौन होगा। चलिए बने रहिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, इनका रुख करना चाहेंगे। अशोक जी, लगातार जब हम सुबह से बात कर रहे थे तो ये भी बात स्पष्ट आ रही थी, बार बार यही बात कही जा रही थी कि महिलाओं ने बीजेपी को जिता दिया, भारी तादाद में महिलाओं ने वोट दिया। लेकिन यहाँ मैं एक और पक्ष सामने रखना चाहूंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो हम देख रहे हैं कि लगभग 18 साल से बीजेपी की सरकार काम कर ही रही है। और अगर हम फर्स्ट टाइम वोटर्स से आगे बढ़कर 18 से 29-30 साल तक के वोटर्स को लेते हैं तो हम पाते हैं कि इनमें से बहुत सारे हैं जिन्होंने इसी दौरान जो वोटिंग राइट्स हासिल किए हैं और नौकरी के लिए भी आगे बढ़े हैं। 1.25 करोड़ के करीब तो मध्य प्रदेश में ही है ये 18 से 29 साल तक के यंगस्टर्स, जिन्होंने जाहिर है कि इस बार वोट भी किया होगा। क्या हम ये मान सकते हैं कि यही तस्वीर अलग राज्यों में भी हमें नजर आती है? अशोक जी, क्या हम ये मान सकते हैं महिलाओं के साथ साथ युवा, ये जो बात पीएम भी कहते रहे हैं कि इन दोनों को ही मिलाकर देखा जाना चाहिए कि जब ये दिया जा रहा है, जब सरकारें वादा कर रही हैं, तो ये पूरा वर्ग है जो जानता है, जिन्होंने अनुभव भी किया है पिछले 10 सालों में, जैसे राजस्थान में बीजेपी और उसके बाद कांग्रेस और अब बीजेपी आ रही है, फर्क देखा है, महसूस किया है और उसके बाद ये नतीजे सामने। देखिए, जो सरकार की योजनाएं होती हैं, केंद्र सरकार की भी और राज्य सरकार की, उनको ज़मीन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए होती है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो संगठन है, वो कहीं बहुत आगे है कांग्रेस से। कांग्रेस में तो कभी कार्डर बेस्ड पार्टी कांग्रेस बनी नहीं। तो ये जो एक कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा विशाल समूह है, जैसे मेंबरशिप में अगर देखें तो करोड़ों में पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप, तो कहीं ना कहीं श्रेय कार्यकर्ताओं को भी देना पड़ेगा, जो न केवल पार्टी के साथ खड़े रहते हैं बल्कि सरकार की योजनाओं को नीचे तक भी ले जाते हैं। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान जो संस्था देती है, जिसकी कभी चर्चा नहीं होती, वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसका जो नेटवर्क है वो ये मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान, इनमें एक पीछे रहकर साइलेंट वर्कर के तौर पर ये नेटवर्क भी काम करता है, जिससे सरकार की योजनाओं का जो लाभ है वहाँ तक पहुँचता है और ये मॉनिटरिंग भी करता है। तो ये बातें कभी कभी होती नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि जब इन तीनों राज्यों में भाजपा पिछली बार हारी थी तो हारने का मार्जिन बहुत कम था, लेकिन संगठन जो था वो इंटैक्ट रहा और वो संगठन ही है जो इस बार भारतीय जनता पार्टी को फिर से वापस लाए। और नेताओं का जो संदेश है वो घर घर तक पहुंचाने में भी ये जो संगठन काम करता है, इसकी बहुत कम चर्चा होती है, क्योंकि ऐसा संगठन और किसी दल के पास है नहीं। बिल्कुल ठीक है, संगठन बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, अशोक टंडन जी एक बात कही, एक बहुत बड़ी बात है। ये CWC की मीटिंग हुई थी 2019 के चुनाव रिजल्ट के बाद, और वहाँ ये बात की चर्चा हुई थी कि हमारे पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा संगठन आपको रोकना चाहेंगे क्यों नहीं है? एक मिनट। अभी जो 2024 का जो चुनाव है, 2024 का लोकसभा का जो चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी 100%, 101% तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो इंडिया नाम से गठबंधन चला रहे हैं राहुल गांधी जी, हमें जो उल्टी सीधी बात करते रहते हैं, मोदी जी का अपमान करने का काम करते हैं, उनको गालियाँ देने का काम अपोजिशन वाले करते रहते हैं, तो उनको मतलब सबक सिखाने का प्लान हम लोगों ने किया है। और हमें आने वाले लोकसभा में जो अभी अप्रैल मई में चुनाव आएगा, उसमें कम से कम 330 से लेकर 350 तक हमको सीटें मिल सकती है और सत्ता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आएगी, ऐसा में पूरा विश्वास है। और अपोजिशन वाले खाली नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। लोकतंत्र में आपको विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जहाँ विरोध नहीं करना चाहिए वहाँ जी। तो जो सहयोगी दल है वो भी बहुत उत्साहित है। रामदास अठावले को सुना आपने ममता जी? बिल्कुल, और जाहिर है कि जो जीत आई है भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न राज्यों में, उससे सभी सहयोगी दल जो केंद्र में एनडीए में साथ में जुड़े हुए हैं वो सभी इससे उत्साहित है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है था शुरू से ही कि 2024 का मिनी इलेक्शन है। हालांकि उस वाइडर मेरे को लगता है पर्सपेक्टिव में देखने से कि बजाय जो छोटे पहलू है उन पर गौर करना जरूरी है। और ऐसे में कुमार राकेश जी, आप जो बात कर रहे थे, क्योंकि हम ये लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में एक बड़ा फर्क यही निकल कर सामने आ रहा है कि बीजेपी के पास संगठन और बूथ मैनेजमेंट बहुत बेहतर है। राकेश जी, ऐसे में आप इसके साथ को जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने भी इस बार दमखम तो लगाया। एक अभी मैं अशोक टंडन जी हमारे वरिष्ठ हैं और
और उन्होंने कुछ ज़्यादा दुनिया देखी हमारे लिए, लेकिन जो बात वो अभी कह रहे थे उस बात को मैंने वहाँ से जोड़ने की कोशिश की कि कांग्रेस के अंदर जो उनका शीर्ष बॉडी है CWC में, वहाँ भी ये चिंता व्यक्त की गई थी कि हमारे पास राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जैसा संगठन नहीं है जो कैडर बेस्ड है, जो निष्काम भाव से राष्ट्र के विकास के लिए काम करता है। उसी के उलट कांग्रेस में एक जो भाई परिवारवाद वाली जो बात चली आ रही है, वहाँ पे चाटुकारिता, चापलूसी और स्वार्थपरक राजनीति के कारण उनका कोई इस तरह का जो संगठन है, जो आप बात कर रही हैं कि बूथ मैनेजमेंट, वहाँ हर जगह स्वार्थ की बात है। लेकिन भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक जो साथ काम करती है, तो वहाँ पे निष्काम भाव से राष्ट्र के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। वहाँ उनको राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वप्रथम है। लेकिन यहाँ पर ये बात जोड़ना भी स्वार्थ नहीं जी, है। यहाँ पे ये भी बात जोड़नी जरूरी होगी। अशोक जी इस बात को लेकर समझना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान में एक बात ये भी कही जा रही है कि जो कांग्रेस के खिलाफ काम किया वो ये कि वहां पे अंदरूनी कलह बहुत ज्यादा थी, यानी गहलोत बनाम पायलट ये सब इससे भली भांति वाकिफ रहे हैं अशोक जी। कहा जा रहा है कि लेकिन जितना जीत ये बीजेपी की रही उससे ज्यादा कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने बीजेपी को जिता दिया। लेकिन यहाँ पे अशोक जी मेरा सवाल ये है कि क्या ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो सबको एकजुट रख सकते हैं, कि वसुंधरा राजे भी मंच साझा कर रही थी पीएम के साथ, और चाहे अंदरूनी गुटबाजी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस में ही है, बीजेपी में भी है, सभी राज्यों में होता है, सभी नेताओं की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये सब चीजें गौण साबित होती हैं और जनता इसको जानती है और इसको महसूस करती है। अशोक जी क्या कहेंगे आप? देखिए, जब युद्ध होता रहा है इतिहास में, तो कमांड किसके हाथ में है? जो सेनापति होता है, सेना उसकी ओर देखती है, तो सेना होना और सेनापति होना ये दोनों बातें आवश्यक होती है। दुर्भाग्य से इस देश के कांग्रेस के पास तो सेनापति तो कमज़ोर है ही है, लेकिन नीचे भी सेना नहीं है। कांग्रेस का कोई सेटअप नहीं है किसी राज्य में, कभी सदस्यता अभियान चलता है या नहीं चलता इसकी भी कोई कल्पना नहीं, कभी भी उनकी इकाई नहीं बनती है, जिला की, तहसील की, यहाँ तक कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी नॉमिनेटेड होती है, अध्यक्ष को नॉमिनेट कर देते हैं। तो ये एक जिसको कहते हैं कि मेक शिफ्ट जैसा है। तो संगठन की संरचना कांग्रेस में नहीं है और आज कुशल नेतृत्व भी नहीं है। तो ये दोनों फैक्टर है, प्लस गुटबंदी की आपने बात की, राजस्थान की गुटबंदी तो खुलेआम हो रही थी, एक दूसरे के खिलाफ बयान कर रहे थे। अशोक गहलोत तो कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते थे सचिन पायलट के खिलाफ, पायलट क्या बोलते थे। इस सब के बावजूद भी कांग्रेस नेतृत्व इनको इकट्ठा करने में ऊपर से तो कुछ दिखाई दिया सक्षम, लेकिन नीचे क्या हो रहा था ये अभी इसके बाद जब विश्लेषण होगा तो सामने आएगा। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी यही समस्या थी, छत्तीसगढ़ में भी यही समस्या थी, लेकिन कहीं ना, अब जैसे कर्नाटक में वो एकजुटता बनाने में सफल रहे, उसका परिणाम उनको मिला। तो कुशल नेतृत्व, संगठन और आपस की गुटबंदी, ये इसको ठीक करके चलना, ये कांग्रेस को इस पर विचार करना पड़ेगा। अशोक टंडन जी, इसी में एक बात जोड़कर पूछना चाहूंगा कि जब कहते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व या जो सेंटर पावर है वो अगर मजबूत है तो एवरीबडी फॉल्स इन लाइन, और ये साफ तौर पर चाहे वो क्योंकि टिकट बीजेपी ने भी काटे और टिकट कांग्रेस ने भी काटे, वहां भगदड़ मच गई और यहां सब लाइन में लगे रहे। इसके पीछे की क्या मुख्य वजह देखते हैं? केंद्रीय नेतृत्व का सशक्त होना। बिल्कुल, और ये देखिए, हम अगर बात कर रहे हैं तो हर राज्य में, हर पार्टी में कहीं ना कहीं समस्याएं रहती हैं, लेकिन उनको बिठाकर उनको एकजुटता करना, उसके लिए कुशल नेतृत्व होता, वो अगर होता है तो देखिए, अब हम बात बार बार कर रहे हैं कि कांग्रेस की हाईकमांड आपस में भी एकजुट नहीं है, उनके भी विचार नहीं मिलते हैं। एक परिवार का सदस्य अगर अशोक गहलोत को सपोर्ट कर रहा है तो दूसरे जो हैं वो सचिन पायलट को लाना चाहते हैं, और इसका खामियाजा कांग्रेस पंजाब में भुगत चुकी है। लेकिन इस सबसे भी अभी सबक लेती हुई कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही। तो मेरी उम्मीद है कि इन चुनाव परिणाम से कांग्रेस वो आत्मनिरीक्षण करेगी, क्योंकि उनको आगे चलकर लोकसभा का अगर चुनाव लड़ना है और इंडिया अलायंस का को नेतृत्व देना है तो पहले अपने घर को संभालना पड़ेगा। कुमार राकेश जी, एक सवाल तेलंगाना को लेकर पूछना चाहूंगी। ये तो बात विदित है कि कांग्रेस जीत रही है, वहां पे कांग्रेस सरकार बनाती नजर आएगी, लेकिन बीजेपी ने जो परफॉर्मेंस दी है, 1 सीट से 4 सीट तक नजर आ रही है। यही नहीं बल्कि वोट शेयर की भी बात करें तो 3-4% से अब 13% के पार जा रहा है वोट शेयर।
अमित शाह जो बात कह रहे हैं वो जमीन पर होती नजर आ रही है कि अभी इतनी सीटें हैं लेकिन आने वाले चुनावों में बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन होगा। अभी हम लोगों ने इस बात पे चर्चा की थी कि आने वाला जो है लोकसभा चुनाव में इसके उलट परिणाम मिलेंगे। जो अभी 13% वोट बढ़ा है, हम जो वो अपनी जगह पे तो सही है, लेकिन जो वहाँ की जो रणनीति है भाजपा के नेता उसको पूरा बता पाएंगे, लेकिन जो अभी परिलक्षित हो रहा है, जो नीति बनाई गई, जो केंद्र के नेताओं को राज्य के स्तर पे लड़वाया गया, वहाँ पे उनको वहाँ पे शामिल किया गया उस रन में, तो उस रन में जो नीति बनी है वो आगे आपको लोकसभा चुनाव में दिखेगी। और ये पूरी जो रणनीति थी 5 राज्यों की, उसको 2024 के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ही रचा गया था। उसके अपेक्षित परिणाम भाजपा को मिले हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है तो उनको एक जैसे लगता है कि वो झटके में उनको कहीं से मिला है, संभाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे, आने वाला समय बताएगा। हालांकि राज्य में जो नतीजे आते हैं केंद्र में उसके नतीजे अलग होते हैं। जी, निश्चित तौर पर एक बात ममता जी आपने कही, नतीजे अलग होते हैं और बार बार जब भी चुनाव होता है, चाहे वो 2013 की बात करें, 18 की बात करें या इस बात की बात करें, इन 5 राज्यों को चुनावों को अशोक टंडन जी आपसे जानना चाहेंगे कि उसको सेमीफाइनल कहते हैं। पिछली बार आपको याद होगा 5-0 यह कहा जाए कि इन सभी राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल नहीं की थी, उसके बावजूद 2019 में थंपिंग मेजॉरिटी के साथ में 303 सीटों के साथ में बीजेपी ने अकेले अपने दम पर वो लेकर के आई थी। इस बार आपको लगता है कि जब बीजेपी ने जीत हासिल की है इन राज्यों में और तमाम जगहों पर जहां कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ जैसे जहां पर कांग्रेस एक प्रबल दावेदार थी, वहां भी धूल चटाते हुए आगे आए हैं, किस तरह से देखते हैं इसका असर लोकसभा चुनाव में? देखिए 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने ये सेमीफाइनल वाले कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से नकार दिया जी, क्योंकि 2018 के चुनाव में इन 3 राज्यों में भाजपा हारी थी, सरकार नहीं बना पाई थी, लेकिन 19 के चुनाव में इन्हीं राज्यों में लोकसभा की सीटों में कोई कमी नहीं आई। लेकिन अभी क्या है कि ये जो जीत हुई है, इससे भारतीय जनता पार्टी को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगले 6 महीने में इन राज्यों की सरकार में किसी तरह से कोई एंटी इनकम्बेंसी ना आए। उसके लिए एकजुटता भी आवश्यक है, काम भी करना होगा, सरकार की योजनाएं जो हैं उनको कार्यान्वित करते हुए और आगे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी गलत नीतियों के चलते राज्य सरकार की ये 6 महीने में भी एंटी इनकम्बेंसी आती है। इसके भी हमने कई उदाहरण देखे हैं। तो एक तरह से चुनौती है कि आपने 3 राज्य वापस ले लिए, लेकिन क्या आप इन्हीं राज्यों की सरकार के द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इसी प्रकार का मोमेंटम बनाए रखेंगे? ये जो काम है, ये वाली जिम्मेदारी जो है वो आने वाली इन 3 राज्यों में जो भाजपा की सरकार बनेगी उस पर आएगी, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व ने अपना काम कर दिया है। खासकर ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है अशोक जी, क्योंकि बहुत सारे एमपीज को चुनाव में उतारा गया था इस बार, और नतीजे या क्या मत प्रतिशत वो सब एक अलग कहानी बयां करती है। लेकिन कुमार राकेश जी, तेलंगाना से जुड़ा एक सवाल, ये कहा जाता रहा जब तेलंगाना में प्रचार हो रहा था कि जो बीआरएस के खिलाफ बोलेगा, जोरदार तरीके से बोलेगा, उसे वोट मिलेगा। हमने देखा कैसे पहले बंडी संजय थे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, बहुत जोरदार तरीके से बोलते थे, लेकिन उसके बाद में देखा रेवंत रेड्डी ने बहुत जोरदार तरीके से बीआरएस पे हमला किया और उनको वोट भी मिले हैं, पार्टी को वोट मिले हैं। क्या ये बीआरएस के खिलाफ का वोट है या ये कांग्रेस के पक्ष का वोट है? ये बीआरएस के खिलाफ का वोट इसे कहा जाएगा। कांग्रेस का पक्ष का वोट इसलिए नहीं कहा जाएगा कि कांग्रेस ने वहां ऐसा कुछ भी रचनात्मक कार्यों की भूमिका नहीं दी, सिवाय जातिगत तोड़ने की राजनीति के, सिवाय एक फ्रीबी की राजनीति के, सिवाय एक राज्य को या केंद्र को जो भी उनकी पॉलिसी है रसातल में ले जाने की भूमिका के। ये सीधा जो केसीआर है और उनकी जो बेटी है कविता और केटीआर, जिन पर जो आरोप लगे, तो उनके खिलाफ वाला वोट है। कांग्रेस का समर्थन का वोट कतई नहीं कहा जा सकता तमाम विश्लेषण के हिसाब से। जी, हमारे साथ में हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा भी जी जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा जी, तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है और इस पर खास बात ये कही जा रही है कि जो कांग्रेस की आपस की सुर फुटव्वल थी वो भी नजर आई, और जो इंडी गठबंधन के घटक दल थे, कहीं ना कहीं चाहे वो सपा की नाराजगी रही हो, चाहे दूसरे दलों की खींचतान रही हो, वो उसका भी असर कांग्रेस के इन परिणामों पर पड़ा हुआ है। आपको लगता है कि लोकसभा चुनावों में ये खटास जो है ये और प्रबल होगी और ये गठबंधन का जो एक रूपरेखा तय की थी, कहीं ना कहीं उसके लिए ये मुफीद नहीं हो सकता?
निखिल, बढ़िया सवाल। और आप देखिए कि आपके सवाल का जवाब जो स्क्रीन पे चल रहा है टैली, उसमें भी हम देख सकते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो कांग्रेस को हुआ है इन 5 राज्यों के चुनाव में, खास करके इस 3 राज्यों में जो अभी हमारे सामने में रिजल्ट है। अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपना ही कम से कम 50 से ज़्यादा सीटें खो रही है। अब आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस कम से कम 35-36 अपना ही सीटें खो रही है। अब आप राजस्थान में देखिए कांग्रेस ऐसे भी लगभग 40 अपनी जीते हुई सीटें खो रही है। तो ये डेफिनेटली ये चीज़ें दिखाती है कि कांग्रेस के इतने सालों में या कांग्रेस का जो अपना एजेंडा था या अपनी गारंटी थी वो लोगों में भरोसा नहीं पैदा कर पाई। या दूसरी बात ये भी हो सकता है कि शायद इनकी गारंटी से एंटी इनकम्बेंसी चाहे अशोक गहलोत का हो या भूपेश बघेल का हो वो भारी पड़ा है। लेकिन जो दूसरा सवाल आपका है वो सबसे बढ़िया है कि आज में देखिए कि पूरा किस तरह से नैरेटिव चेंज हुआ है। 2 तरह के नैरेटिव चेंज हुए हैं इंडिया गठबंधन को लेके कि जैसे ही आज मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी अध्यक्ष ने सारे पार्टी के लीडरों को इंडिया गठबंधन के इन्वाइट किया है, उसके बाद ये चर्चा तेज हुई है कि आखिर इसमें अब कांग्रेस की क्या भूमिका होगी। तो 2 इसमें तरीके से जो आप देख सकते हैं इसको कि एक तरीका ये इसमें दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस की चाहे भूमिका जो इस मामले में पॉजिटिव ये कहा जा सकता है कि कर्नाटक के बाद तेलंगाना में भी उन्होंने एक तरह से जो मुस्लिम वोट जो उनका लगभग खो गया था या एक तरह से उसके साथ में छोड़ दिया था उसको उसने जोड़ा है। अब आप देखिए कर्नाटक में क्या हुआ कि पूरे के पूरे कम्युनिटी का वोट जो था वो जेडीएस से शिफ्ट करके कांग्रेस में चला गया। तो जाहिर सी बात है कि जेडीएस के परफॉर्मेंस में बड़ा सा डेंट आया। वही चीज़ आप देखिए कि तेलंगाना में आप देख रहे हैं कि जो कि आप टैली में देख रहे हैं कि वहाँ बीआरएस के जो एक मजबूत एक आधार था वहाँ पे जिसमें मुस्लिम बड़ी आबादी में उसको बीआरएस को एक बड़ा सपोर्ट मिलता रहा था, वो सारे वोट छिटक के इस बार कांग्रेस में चले गए। तो जाहिर सी बात है ये आरजेडी के लिए, जेडीएस दूसरे पार्टियों के लिए, आप ये देखिए बिहार में हो ये चाहे वो बिहार ये उत्तर प्रदेश में हो, तो ये जो माई वाला फार्मूला से जो लोग काम करते रहे हैं उसके लिए कांग्रेस ने एक तरह से खतरे की घंटी बजा दी है कि अब उनको लगेगा कि भाई मुस्लिम वोट जो है वो खास करके कांग्रेस की तरफ कंसोलिडेट हो रही है। लेकिन इसका एक निगेटिव पॉइंट इसमें आप देख लीजिए कि इसमें अगर कांग्रेस इन राज्यों में अगर परफॉर्म करती तो शायद कांग्रेस एक डिक्टेट करने की स्थिति में होती। जी, यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे विनोद जी, सीधा रुक कर रहे हैं भोपाल का जहां से इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे दर्शकों के लिए। उसको अलग रखा गया है और जब सारे ईवीएम की काउंटिंग हो जाएगी तो हम उसके वीवीपैट की जो पर्चियाँ उसको गिनते हैं, जो निर्धारित प्रक्रिया है। उसी तरह से दतिया विधानसभा में एक ईवीएम मशीन 3rd राउंड की काउंटिंग में उसके एड्रेस टैग को लेकर के, नंबर को लेकर के थोड़ा सा अभ्यर्थी ने आपत्ति की थी, तो उसको अलग रखा हुआ है। और सेवड़ा विधानसभा के एक मशीन को अलग रखा है जिसमें मशीन और मतपत्र लेखा पे जो मतों की संख्या है उसमें थोड़ा अंतर है। लेकिन इन सभी की गिनती हो जाएगी एक बार जो पर्याप्त रूप से जो मशीनें हैं जिसमें कहीं कोई विवाद नहीं है उनकी गिनती एक बार पूरी हो जाती है, उसके बाद फिर इनकी गिनती भी कर लेंगे नियमानुसार जो भी प्रावधान होगा। इसके अलावा कहीं से कोई मतगणना रोकने जैसी या काउंटिंग में कोई व्यवधान हो मतगणना केंद्र पे, ऐसी कोई सूचना अभी तक नहीं। नहीं, शाहजहाँपुर की जो घटना है उसमें जो मतदान का जो मार्जिन है वो मतदान कह रहा हूँ, काउंटिंग का जो मार्जिन है वो कम था, तो उन्होंने जो पोस्टल बैलेट जो रिजेक्ट होते हैं उससे कम संख्या अगर हार जीत की होती है तो पोस्टल बैलेट्स जो रिजेक्ट होते हैं उसको रीवेरीफाई करते हैं, तो कार्रवाई अभी चल रही है। तो धार के धर्मपुरी में वो कोई बैलेट पेपर जो डाक पोस्टल बैलेट पेपर उसका कोई वो पैटी का कुछ वो तो कल वाली पुरानी बात हो गई। हाँ, मैंने मतगणना से उसका संबंध नहीं है। वो कल जब उसको ले जा रहे थे तो उसका जो ताला है और जो उसका कुंडा जो होता है उसको लेके था, तो सबकी सहमति से उसको फिर से सील करके रख दिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कल रात की बात है। हाँ बेटा, हाँ लिखा हुआ, क्या हो गया? सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन की भोपाल से, जहां वो बता रहे थे कि कुछ बातें जरूर हुई है लेकिन मतगणना लगातार सही तरीके से आगे बढ़ती रही है। उसको मत मिले वो आ रहा है।
जी, एक तो रिपोर्ट एकाध है जिसमें जो सारे वोटिंग कैंडिडेट्स मशीन के नाम आ है रहे हैं, उसमें किसको कुछ कितने मत गड़बड़ियां मिले, रही कौन किससे हैं, जिनकी नगण्य संख्या रही है उनको भी देखा जा रहा है। एक फिलहाल सजापुर से उन्होंने जरूर बोला, ये सवाल उठ रहा था कि वहां पर बहुत ही कम मार्जिन था, तो उसमें पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग एक बार फिर से शुरू हो रही है। लेकिन जाहिर है कि तस्वीर हम सबके सामने स्पष्ट है, जिस पर आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें जनादेश। यार वो मेरे बचपन का दोस्त है, वो क्यों मुझसे झूठ कहने लगा? वो कह रहा था इस स्कीम में पैसा लगाने पर 6 महीने में 10 के 20,000 हो जाएंगे। और तूने मान लिया? ऐसा ऑफर कौन छोड़ता है? 10,000 के 20,000। एक काम कर, ये ले 100 रुपया पकड़ना और जाके 10 किलो लड्डू लेके आ। अबे पागल है क्या? 100 रुपए में 10 किलो लड्डू आते हैं? अबे इसके तो 1 किलो लड्डू भी नहीं आएंगे। जब इतना जानता है तो ये नहीं जानता कि 6 महीने में 10,000 के 20,000 नहीं होते। समझदारी बढ़ा, लालच नहीं। लालच में न आए, समझदारी बढ़ाएं। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब हम उन आंकड़ों पर नजर एक बार फिर से डालेंगे जो इस पूरी तस्वीर को बना रहे हैं। दरअसल इन 4 राज्यों के चुनाव हमारे सहयोगी अरेंद्र और उनके साथ सुरेश जायसवाल जुड़े हुए हैं। आइए सीधे उनका रुख करते हैं। ममता और निखिल, और निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस आंकड़ों को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, आखिर उन आंकड़ों के मायने क्या है, किन किन इलाकों से, किन किन जगहों से ये जीत एक तरीके से बीजेपी को मिलती नजर आ रही है। अगर हम पहले मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो क्या कुछ आंकड़ा, क्योंकि लैंडस्लाइड विक्ट्री की बात, क्योंकि वहां स्थिति अलग थी चुनाव के शुरू होने के समय, और आज नतीजों के वक्त वो एक उलट सी नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश के ये आंकड़े साफ तौर से बताते हैं कि अगर हम कुल तस्वीर को देखें तो 166 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए, इनमें से कई सीटें वो जीत चुकी है और कई पर वो जीत बरकरार रखे हुए। जबकि 2018 की बात करें तो यहाँ पर 109 सीटें मिली थी, एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन कौन कौन से क्षेत्र हैं, रीजन है, इसके लिहाज से भी समझने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में अगर हम रीजन वाइज सिफोलॉजिकल रीजंस पे अगर हम जाएं तो भोपाल क्षेत्र, जहां से 36 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से 32 सीटों पर बीजेपी अपनी बढ़त बनाए हुए है। ये अपने आप में दिखाता है कि एक तरीके से स्वीप करती हुई नजर आ रही है। भोपाल क्षेत्र की 36 सीटों पर बीजेपी बहुत बेहतर प्रदर्शन है। अगले क्षेत्र की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के, तो वहां से किस प्रकार से बीजेपी के लिए प्रदर्शन निकल के आया है। बुंदेलखंड की 26 विधानसभा सीटों में से 20 सीट पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है या फिर जीत हासिल की है। तो यह दिखाता है कि इन 26 में से 20 सीट को लेना, यह दिखाता है कि बीजेपी ने इस पूरे इलाके में बहुत बुरी तरीके से पटकनी दी है कांग्रेस को। बुंदेलखंड के बाद अगले क्षेत्र के लिहाज से अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, जहां से बीजेपी के लिए बेहतर नतीजे निकल के आ रहे हैं, तो हम साफ तौर से कह सकते हैं कि चंबल का क्षेत्र, यहां पर एक कांटे का मुकाबला देखने को मिला है। 19 सीटों पर बीजेपी, जबकि 15 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए या फिर जीत चुकी है। तो यहां पर थोड़ी सी टक्कर देती चंबल क्षेत्र में नजर आ रही है कांग्रेस बीजेपी को, लेकिन फिर भी बढ़त कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बीजेपी की एक तरीके से बढ़त दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा चंबल क्षेत्र के बाद अगर हम बात करें महाकौशल क्षेत्र की, यहाँ की 38 विधानसभा सीटों में से 25 पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए और 13 पर महज कांग्रेस है। तो यहां पर भी बेहतर प्रदर्शन, दुगने से बेहतर प्रदर्शन करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। अगले क्षेत्र की ओर अगर हम बात करें तो किस प्रकार की स्थिति मध्य प्रदेश में रीजन वाइज दिखाई पड़ रही है। मालवा क्षेत्र की 50 सीटें, यहां पर बहुत कुछ दारोमदार तय करता है कि राज्य में सत्ता किसके हाथ में जाएगी। 34 सीटें यहां सर बीजेपी के हिस्से में जा रही हैं और 15 सीटें सिर्फ जो है वो कांग्रेस के पास जाती दिखाई पड़ रही हैं। यह दिखाता है कि 50 में से 34 सीट लेकर सत्ता की चाबी कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथ में आ रही है और कांग्रेस को पीछे रख दिया है बीजेपी ने। तो ये अगर हम क्षेत्रवार लिहाज से अगर बात करें, समझने की कोशिश करें, तो मालवा क्षेत्र की ये सीटें, और इसके बाद अगर हम बात करें निमाड़ क्षेत्र की, 16 में से 12 सीटों पर बीजेपी की बढ़त, 4 पर बहस कांग्रेस, 6 सीटों का कांग्रेस को नुकसान, 8 पर बीजेपी को बढ़त। यह दिखाता है कि तमाम अलग अलग क्षेत्रों के लिहाज से बीजेपी बहुत बेहतर करती नजर आ रही है। सुरेश, अगर देखा जाए तो हर रीजन में कहीं ना कहीं बेहतरी के साथ प्रदर्शन करती बीजेपी नजर आ रही है। क्या वो बड़ी वजह है हर पॉकेट में, हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन बीजेपी का?
आर्यन, जैसा अभी आपने अपने ग्राफिक्स में देखा कि लगभग सारे क्षेत्र, चाहे विंध्य हो चाहे निवाड़ हो, जो भी क्षेत्र हैं, सब में बीजेपी ने कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन किया है। इसकी जो 3-4 वजहें मुझे समझ में आती हैं वो ये हैं महिला, किसान, युवा और गरीब। जो प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि उन्हें 4 जातियां हैं जिन पे वो फोकस करते हैं। तो ये जो चारों जातियों के लिए जो उन्होंने कदम उठाए हैं, जो उन्होंने ऐलान किए हैं, वो चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, इन चारों राज्यों में इन चारों जातियों जो पीएम मोदी कहते हैं उस पर जिस तरह से फोकस किया है वो इन नतीजों का एक कारण है। आप महिलाओं को देख लीजिए, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करने की बात हो, चाहे वो लाडली योजना के जरिए हो, चाहे वो किसी और योजना के जरिए हो, महिलाओं को स्कूटी देना हो, उनको और भी तरीके से सशक्त करना, ये एक बड़ा कारण रहा है मध्य प्रदेश सहित तमाम राज्यों में। इसके अलावा किसानों के लिए किसान सम्मान निधि हो और भी तमाम तरीके से सिंचाई योजना हो, सॉयल कार्ड हो, तमाम तरह के उनको मदद दे करके कृषि को सशक्त करना एक बड़ा कारण रहा है। इसके अलावा 2 और जो लोग हैं, जो युवा हैं, और युवाओं के लिए नौकरी के लिए लगातार मोदी सरकार अभियान चला रही है और राज्यों में भी रोजगार मेले के जरिए उनको रोजगार देने की प्राथमिकता पर काम कर रही है। गरीबों के लिए गरीब अन्न कल्याण योजना अभी कैबिनेट में भी अनाउंस हुआ कि 5 साल के लिए और बढ़ा दी गई है। पीएम ने अपने दौरों में लगातार ये घोषणा की है कि हम इस योजना को बढ़ा रहे हैं और गरीबों को निःशुल्क राशन मिलता रहेगा। तो ये जो चारों चीजें रही हैं, मुझे लगता है ये मध्य प्रदेश के ही नहीं, बाकी तीनों राज्यों के लिए भी बिल्कुल एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आप सुरेश कह रहे हैं, क्योंकि जो जातीय राजनीति को हवा देने की कोशिश की गई थी उसके बनस्पत लाभार्थी के माध्यम से, डिलीवरी के माध्यम से ये कोशिश की गई कि उसको जमीन पर उतारा जाए। हम अगला आंकड़ा देखते हैं कि किस प्रकार से जो जातीयता की बात की गई थी उसमें SC ST सीट्स पे किस प्रकार के आंकड़े निकल के आए हैं। हम अपने प्रोड्यूसर से कहेंगे कि उन आंकड़ों को अगर हमारे सामने लेकर आए तो विधानसभा के जो नतीजे हैं 2023 के मध्य प्रदेश में SC आरक्षित सीटें 35 हैं और इस समय की 35 सीटों में से 27 पर बीजेपी जीत चुकी है या फिर बढ़त बना रही है। यह दिखाता है कि कैसे बहुतायत में बीजेपी को यहां पर समर्थन मिलता नजर आ रहा है। यह मध्य प्रदेश की SC आरक्षित 35 में से 27 सीटों पर जीत या बढ़त बताती है कि जातीय राजनीति नहीं बल्कि विकास की राजनीति यहां काम करती नजर आ रही है। अगले ग्राफिक्स पर अगर हम जाके इस बात को देखें तो हम समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में SC के बाद अगर ST के लिहाज से देखा जाए तो 47 में से 27 सीटों पर बीजेपी कहीं ना कहीं बढ़त बनाती दिखाई पड़ रही है और 19 पर कांग्रेस। हालांकि 19 पर कांग्रेस है, बट जो क्लीन स्वीप की बात की जाती थी कि आप जातियों की बात नहीं करते, वो कम से कम इस प्रकार के नतीजों में नहीं दिखाई पड़ता है। मध्य प्रदेश के अलावा हम अन्य राज्यों में भी SC STs के इन आंकड़ों के लिहाज से समझने की कोशिश करें तो क्या कुछ तस्दीक दिखाई पड़ती है। छत्तीसगढ़ की 10 सीटों के लिहाज से अगर बात की जाए SC सीटों की, तो यहां पर 4 पर बीजेपी और 6 पर कांग्रेस कहीं ना कहीं जीत या बढ़त बनाती दिखाई पड़ रही है। अगर हम ST सीट के लिहाज से बात करें छत्तीसगढ़ की अगले ग्राफिक्स के माध्यम से, तो कह सकते हैं कि यहां की 29 में से 16 सीटों पर बीजेपी बढ़त बना रही है, 13 पर कांग्रेस है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि जातीयता के आधार पर नहीं बल्कि विकासवादी सोच के तरीके से आगे बढ़ने की बात है। जल्दी से राजस्थान में भी हम SC ST के एक आंकड़े को देख लेते हैं कि आखिर वहां की क्या स्थिति है और उसमें 33 में से 20 सीटें जो SC के लिए आरक्षित है राजस्थान में, उनमें बीजेपी बढ़त बनाए है, महज 12 पर कांग्रेस सिमटती नजर आ रही है। और इसी प्रकार से अगर ST सीट्स के जो कि आरक्षित है राजस्थान में, अगर उसका आंकड़ा देखा जाए तो 25 में से 12 पर बीजेपी और 10 पर कांग्रेस। तो ये अपने आप में दिखाता है कि लगातार ये कोशिश की जा रही है। सुरेश, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जातीयता की राजनीति को लगातार हवा देने की कोशिश की गई थी, लेकिन विकास हावी होता दिखाई पड़ रहा है। देखिए आर्यन, जिस तरह से जाति जनगणना का मुद्दा कांग्रेस और इंडी अलायंस ने लगातार उठाया है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने जाति जनगणना कराई, उसके आंकड़े जारी किए, उसके बाद से ही कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां लगातार इस मुद्दे को उठा रही हैं और बाकी राज्यों में भी, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, हर जगह वो घोषणा कर रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे। लेकिन पीएम मोदी ने इसके जवाब में कहा कि हमारी केवल एक जाति है, वो गरीब की, और उस गरीब की जाति के लिए उन्होंने तमाम कदम उठाए हैं और ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि जाति जनगणना का जो दावा था वो कहीं ना कहीं उनका फेल होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी आपने बात कही SC ST सीटों की, आप ये ज्यादातर जो तीनों राज्यों के आंकड़े दिखाए हैं, लगभग सभी जगह पर बीजेपी ने कांग्रेस और बाकी दलों के मुकाबले बढ़त बनाई हुई है। अब इसका एक कारण हम अगर समझने की कोशिश करें तो पीएम मोदी SC ST के लिए केवल वादे नहीं करते हैं, जो वादे करते हैं वो जमीन पर उसको धरातल पर लागू करके दिखाते हैं, चाहे वो योजनाओं के माध्यम से उनके कल्याण के लिए जो पिछड़े वर्ग के लोग हों, समाज के निचले तबके के लोग हों, चाहे वो स्वामित्व योजना हो, चाहे वो रेहड़ी पटरी मजदूरों के लिए भी योजना हो, या अभी हाल में कुछ दिनों पहले विश्वकर्मा योजना के जरिए वो शुरू की गई, कैसे उनको
आगे बढ़ाया जाएगा, उनको लोन लिया जाएगा मुद्रा योजना के जरिए, बाकी तमाम तरह की योजनाएं हैं जिनके समाज के कमजोर तबके हैं उनको सशक्त करने के लिए उठाए गए हैं। इसके अलावा एक और बात मैं आपको साफ करना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि इसके अलावा तमाम तरह की योजनाएं और जनजातीय गौरव, जो आदिवासी समाज है उसके कल्याण के लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की। जनजातीय जो पिछड़े नेता हैं जिनका कि भुला दिया गया था, उनके गौरव के लिए तमाम कदम उठाए हैं। अभी हाल ही में खूंटी में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें उन्होंने तमाम तरह के ऐलान किए, जनमन योजना की भी शुरुआत करी। तो ये सारे जो कदम बता रहे हैं कि ये आंकड़े उसी की तस्दीक कर रहे हैं। बिल्कुल, और जल्दी से अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी रीजन वाइज अगर स्थिति क्या है, जहां से सीटें निकल के आ रही हैं, तो छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से क्षेत्रवार स्थितियां बदलती दिखाई पड़ रही हैं। और क्षेत्रवार अगर देखा जाए तो 2018 से लेकर अभी तक की अगर स्थिति की बात की जाए तो 54 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है या जीत चुकी है, जो कि पिछले बार 2018 में 15 थी, और इसके बरक्स उल्टी स्थिति में कहीं कांग्रेस थी। लेकिन ये इस समय स्थिति दिखाती है कि छत्तीसगढ़, जिसको लेकर बहुत स्थितियां अलग तरीके से मानी जा रही थी, वो यहां पे दिखाता है कि बहुत से जानकार भी इस बात को नहीं मान पाए कि आखिर छत्तीसगढ़ में स्थिति क्या होगी। वहां पर बीजेपी बहुत बेहतर प्रदर्शन करती नजर आ रही। संक्षेप में सुरेश, क्योंकि भूपेश बघेल के मॉडल को कांग्रेस देश भर में प्रोजेक्ट करने की बात करती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने उसको नकारा है। छत्तीसगढ़ की जनता ने तो नकारा ही। मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की जो हार हुई है, उस हार का कारण एक ये बड़ा है कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। आप देखिए छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच पिछले 5 साल से लगातार मतभेद रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसी तरह से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में लगातार खबरें आई हैं और मंच पर भी एक दूसरे को उन्होंने छींटाकशी और टिप्पणी की है। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा तो खुलकर चला है। तो एक ये जो अंदरूनी कला है, ये उनका एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा, प्रधानमंत्री को लेकर के या व्यक्तिगत टिप्पणियां जिस तरह से कांग्रेस नेतृत्व की ओर से की गई हैं, जनता को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आई हैं। सनातन का विरोध, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है इन चुनावों में। आप लगातार देखते हैं कि सनातन को लेकर के तमाम तरह की टिप्पणियां की गई हैं और जनता ने यह साफ कर दिया कि सनातन का विरोध शायद जनता को बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल, तो ये 3 बड़े कारण हमको इसमें लग रहे हैं। बिल्कुल, ये अपने आप में दिखाता है कि किस प्रकार से जो नतीजे जनादेश आ रहा है, उसका अगर आप विश्लेषण करेंगे क्षेत्रवार या एक बृहद स्थिति में, तो कमोबेश कई ऐसे मसले और मुद्दे नजर आते हैं जो दिखाते हैं कि आखिर किन वजहों से विकास वाली योजनाएं हो या फिर एक प्रो एग्रेसिव पूरा कैंपेन हो, जिसकी वजह से बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही। वापस चलते हैं हमारी सहयोगी ममता और निखिल के पास। बहुत बहुत शुक्रिया रेंद्र और सुरेश, ये पूरी तस्वीर हमारे साथ साझा करने के लिए। और जाहिर है कि ऊपर से जो तस्वीर नजर आती है, जब अंदर आकलन किए जाएंगे, जो आने वाले दिनों में विश्लेषण जारी भी रहेंगे, उसके बाद ये पता चलेगा कि जमीनी स्तर पर और कौन से वो बहुत सूक्ष्म कारण भी रहे जिनके कारण बीजेपी को 3 राज्यों में इतनी जबरदस्त जीत मिली और कांग्रेस को अपेक्षाओं के अनुरूप ना रहते हुए हार मिली है। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और विश्लेषण के साथ। आप देखते रहें जनादेश। यार वो मेरे बचपन का दोस्त है, वो क्यों मुझसे झूठ कहने लगा? वो कह रहा था इस स्कीम में पैसा लगाने पर 6 महीने में 10 के 20,000 हो जाएंगे। और तूने मान लिया? ऐसा ऑफर कौन छोड़ता है? 10,000 के 20,000। एक काम कर, ये ले 100 रुपया पकड़ना और जाके 10 किलो लड्डू लेके आ। अबे पागल है क्या? 100 रुपए में 10 किलो लड्डू आते हैं? अबे इसके तो 1 किलो लड्डू भी नहीं आएंगे। जब इतना जानता है तो ये नहीं जानता कि 6 महीने में 10,000 के 20,000 नहीं होते। समझदारी बढ़ा, लालच नहीं। लालच में न आए, समझदारी बढ़ाएं। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और जनादेश में हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अनिल बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रफुल्ल केतकर वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस जो 5 राज्यों में, दरअसल 4 राज्यों में जो चुनावों के परिणाम आए हैं, उनके बरक्स जो हम चर्चा कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। अनिल बंसल जी, आपसे सीधे तौर पर समझना चाहेंगे, अभी आपने सुना जो तमाम चर्चाएं थी उसमें प्रधानमंत्री के ऊपर सीधे तौर पर हमला करना लोगों को रास नहीं आया और कांग्रेस की हार के पीछे इसको भी आप एक वजह मानते हैं? देखिए, हमेशा होता है कि जब प्रधानमंत्री हो या कोई भी शीर्ष पदाधिकारी हो, भारत की आम जनता ये कीचड़ उछालना, गंदी बातें करना, गाली गलौज की भाषा को पसंद नहीं करती। और ये हमारे सभ्य समाज का एक रीत रिवाज भी है कि आप कुछ भी
सभ्यता से बोलें, आलोचना भी करें तो शब्दों की मर्यादा हो। वो तो मुद्दा है ही। असली मुद्दा तो जो मुझे लगता है इस जीत के पीछे सिर्फ एक ही है, और वो है प्रधानमंत्री की साख, प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता। आप देखिए, अगर योजनाओं की बातें हो रही हैं, मध्य प्रदेश में फलां योजना अच्छी थी, वहाँ ये, अगर योजनाओं की बात करेंगे आप, तो राजस्थान में अशोक गहलोत की योजनाओं की बहुत चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ के मॉडल की भी बात हुई कि पूरे देश में कांग्रेस लागू करना चाहती थी। तो कुछ नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी गारंटी और कमल का निशान, कमल ही उम्मीदवार है, कोई चेहरा नहीं। तो सवाल ये कि एक ही चेहरा था, और वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। और जब नरेंद्र मोदी का चेहरा था तो उनकी विश्वसनीयता थी, उनकी गारंटी थी। फिर लोगों ने कुछ देखा नहीं, और कारण तो अलग होंगे ही, ठीक है कि वहाँ लड़ाई है, ये सब है। तो भाजपा की वो सकारात्मक पहलू हैं, भाजपा का सांगठनिक ताकत ज़्यादा है, उनमें एकता ज़्यादा है, समय पर फैसले लेते हैं, बगावत नहीं होने देते, वो सारे पहलू अपनी जगह हैं। लेकिन जो असली गारंटी कार्ड है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनकी बात, उनका कहना, उनका लोगों को संबोधित करना, और लोगों के बीच में उनकी विश्वसनीयता। तभी तो लोगों ने बिना चेहरे के, तब ये कहा गया ना, बिना प्रधानमंत्री के यहाँ मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ऐसी बातें कही गई। तो लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि कमल चेहरा है, तो कमल के निशान पर लोगों ने ये मानते हुए कि प्रधानमंत्री जिसको भी चुनकर मुख्यमंत्री बनाएंगे वो अच्छा ही होगा, और उन्होंने प्रधानमंत्री पर भरोसा किया और तीनों राज्यों में ऐसा जनादेश दिया जिसकी कल्पना मुझे लगता है मध्य प्रदेश में तो भाजपा को भी नहीं थी, क्योंकि चुनाव की घोषणा के समय तो ये माना जा रहा था कि ये राज्य तो भाजपा से छिनने वाला है। और छत्तीसगढ़ में सारे चुनावी पंडित कह रहे थे कि वहां तो भूपेश बघेल जीते हुए। राजस्थान में जरूर ये था कि रिवाज रहा है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, तो इस नाते हम सभी लोग मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस को वहां भाजपा सत्ता से हरा देगी। यही कारण है कि चूंकि बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी जीत मिली है, प्रचंड जीत मिली है बीजेपी को, इसी वजह से बीजेपी के भी यहाँ पे दिल्ली के मुख्यालय में ही जश्न की तैयारियां जोर शोर से हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर से सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और शैलेंद्र, कैसी है तैयारियां? आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हेडक्वार्टर आएंगे और जाहिर है कि हर बार की तरह एक बार फिर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करेंगे। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी में एक बहुत तैयारियां हो चुकी हैं, और 6 बजे के बाद वो जश्न का माहौल, वो तस्वीरें आपको दिखाई देगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे और संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को। चूँकि एक बड़ी जीत मिली है बीजेपी को, हम जानते हैं कि 4 में से 3 राज्यों में जबरदस्त सफलता बीजेपी को हासिल होने जा रही है, और खुद बीजेपी के लोग मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से जीत हासिल होने जा रही है वो उम्मीद बीजेपी को भी नहीं थी, और मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी जीत होगी इसको लेकर बीजेपी आश्वस्त नहीं थी। जीतेगी, एक लड़ाई में बीजेपी को फिर से जीत हासिल होगी, लेकिन इतना समर्थन जनता का हासिल होगा ये उम्मीद से भी एक तरह से ज़्यादा है। तो अब निश्चित तौर पर एक बड़े जश्न की तैयारी हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यालय विस्तार में, वहाँ पर चल रही है। तमाम कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो चुका है। जो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जीत के कारण, उसमें हमने देखा कि सुरेश ने बताया कि क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहे, लीडरशिप की बात हुई। निश्चित तौर पर जब जनता का भरोसा होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर, हम जानते हैं कि जो भरोसा है जनता को, एक वो सबसे बड़ा फर्क था जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो या फिर राजस्थान में। जी, निश्चित तौर पर तो 2 शब्द जिसकी बात बार बार आ रही है शैलेंद्र, मोदी मैजिक, मोदी गारंटी, मोदी का करिश्मा जो है वो निश्चित तौर पर सर चढ़कर बोल रहा है। हमारे साथ में प्रफुल्ल केतकर वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, वो हमारे साथ बने हुए हैं। प्रफुल्ल जी, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या जो भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद का मुद्दा बीजेपी ने उठाया, कांग्रेस के लिए वो भारी पड़ गया? जी निखिल, मैं तो पहली बात तो ये कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में तो खैर मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे तो मुझे लग रहा था कि कुछ एक अंडर करंट है जिसको कोई मीडिया या पंडित पकड़ नहीं पा रहे। ये क्लियर कट पैटर्न दिख रहा है कि लोकसभा के पैटर्न पर अभी तक ये माना जा रहा था कि विधानसभा और लोकसभा में अलग अलग तरीके का वोटिंग पैटर्न होता है। ये क्लियरली लोकसभा के पैटर्न पर लोगों ने वोटिंग किया है। दूसरी बात, आपने जैसे कहा कि तो बीजेपी ने एजेंडा चलाया, करप्शन का हो, परिवारवाद का हो, जातिवाद का हो, तुष्टीकरण, सब मुद्दों को तो कनेक्ट किया ही है। लेकिन उससे भी ज्यादा एक पॉइंट मुझे जो लगता है कि देखिए, पहले हमने पिछले चुनाव में देखा था, जब हमने बात सुनी कि भाई कहीं पे
करप्शन के आरोप प्रधानमंत्री पर लगाने की बात आई, फिर अडानी अंबानी वाला मुद्दा लाने की कोशिश की गई, फिर सनातन पर हमले वाली कोशिश हुई, और अब ये चुनाव आते आते अंत में कास्ट सेंसस वाला मुद्दा भी कांग्रेस लेकर आई। ये कोई मुद्दे जो वो रेजोनेट नहीं करते हैं। एक ही फैक्टर जो कांग्रेस के पक्ष में भी काम करता हुआ दिख रहा है। प्रफुल्ल जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, लेकिन दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन अनिल जी, ये जो बात की जा रही है लगातार, जातिवाद बनाम विकास, ये बात तो हर बार चुनावों में सामने आती है कि अब वक्त के साथ साथ जातिवाद तो पीछे छूट गया है लेकिन विकास आगे आ गया है। प्रफुल्ल जी, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो ये सवाल एक बार पुनः आपके पास आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है अभी, लेकिन एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि देखें इन राज्यों में तो जिस तरह की बीजेपी को जीत मिली और जिस तरह की कांग्रेस को हार मिली, उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं की जा रही थी। आपने कहा कि एक अंडरकरंट था जो मीडिया के पंडित पकड़ नहीं पाए, लेकिन क्या ये सरकारें भी, राजनीतिक नेता भी पकड़ नहीं पाए? क्योंकि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में ही, जहां पर हमने सुना कितनी बार खड़गे ने इस बात को कही, हालांकि सभी नेता कहते हैं कि हम सभी राज्यों में बहुमत से सरकार बनाएंगे इत्यादि, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसी जगह जहां पर स्वयं बीजेपी को भी नहीं लग रहा था कि वो सत्ता में आएंगे, क्या कारण है कि कांग्रेस अपने उन कारकों को भी पकड़ नहीं पाई जिस कारण इस स्तर की हार मिली? मतलब मध्य प्रदेश में 100 सीटें बीजेपी की ज्यादा और छत्तीसगढ़ में भी दुगनी सीटें बीजेपी के हिस्से आई हैं। प्रफुल्ल जी की जगह ये सवाल आपसे लेना चाहूंगी अनिल जी। देखिए, जो आपने जातिवाद की और उसकी बात की, विकास की, लेकिन उससे पहले ये वाला सवाल जो मैंने अभी पूछा कि नहीं, अपेक्षा तो मैंने बताया आपको कि मतलब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू है। अपेक्षा कुछ भी आप करते रहे, की बात नहीं हो रही यहाँ, मतलब ये जो करंट है, अंडर करंट है, इसको कोई पढ़ नहीं पाया। अपने ही राज्यों में जबकि सत्ता में रहते हुए भी उसको पकड़ नहीं पाई, चाहे राजस्थान की बात करें, गहलोत नहीं पकड़ पाई। और अशोक गहलोत बहुत ताकत के साथ बोल रहे थे कि जो रिवाज है उसको मैं बदल दूंगा, और ये प्रो इनकम्बेंसी है एंटी इनकम्बेंसी के बजाय। तो इसमें तो खैर वो तो हर नेता इस तरह की बात करता है, लेकिन ये बात तय है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर कांग्रेस अति आत्मविश्वास का शिकार थी। और ये भी आपका आकलन बिल्कुल सही है कि बीजेपी को भी इतने बड़े चमत्कार की उम्मीद नहीं थी। ये थी कि स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, राजस्थान में बराबर आ सकते हैं, छत्तीसगढ़ में तो वो मान ही नहीं रहे थे, मध्य प्रदेश में भी मान रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे और आखिर हमारी सरकार। जातिवाद बनाम विकास की बात से पहले इसी से जुड़ा एक और सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि हाल फिलहाल जितने भी चुनाव पिछले हुए हैं, 8-10 चुनाव, उसमें लगातार एक ट्रेंड नजर आ रहा है कि जब कोई पार्टी जीत की ओर बढ़ती है तो एक लय के साथ बढ़ती चली जाती है, एक लहर सी आती है। क्या आपको लगता है कि जनता स्मार्ट हो गई है, हमारे मतदाता स्मार्ट हो गए हैं कि जिसको बुलाने हैं सरकार में उसको स्पष्ट बहुमत से लेकर आए? ममता जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मतदाता ही सबसे ज्यादा जागरूक होता है। मतदाता ने ये देखा कि जो लुंज-पुंज सरकारें हैं, ये मोदी की सरकार स्थायी सरकार है, वो लगातार बड़े फैसले ले पा रही है, लोग उसको देखते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि स्थायी सरकार हो। वो जो 4-6 दलों की मिलकर सरकार बनती है, रोज खींचतान होती है, टूट फूट होती है, तो उस तरह की सरकार लोगों को नहीं चाहिए। तो उसको इतना जनादेश तो दें कि वो अपने फैसले विधानसभा के अंदर अपने बहुमत के हिसाब से ले सके। तो जब वो ये फैसले ले रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में भी ऐसा बहुमत दिया, और देखिए जब बीजेपी के खिलाफ दिया कर्नाटक में तो वहां भी ऐसा ही उन्होंने मेजोरिटी दी है। तो ऐसा नहीं है लोग, हालांकि वहां हम ये मान सकते हैं कि कर्नाटक में थोड़ा सरप्राइजिंग इसलिए था कि वहां त्रिकोणीय मुकाबला था। वहां एक तरह से जनता दल, भाजपा का वहां ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जनता दल एस का पूरा जो सुपड़ा साफ था वो होकर के कांग्रेस के खेमे में, जैसा पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एक तरह से मुस्लिम पोलराइज हो गया, जो थर्ड फोर्स के साथ था। बीआरएस का सारा वोट कांग्रेस के पास गया, बीजेपी ने अपना वोट बढ़ाया नहीं है। बीजेपी को कोई वहां उस तरह से नुकसान नहीं है। पिछली बार उनको 1 सीट मिली थी विधानसभा की, उस संदर्भ में देखें तो वो सीटें बढ़ी हैं। पर हम ये मान रहे थे कि बीजेपी बीआरएस को टक्कर देगी और सेकंड नंबर पर आएगी, पर वहां उन्होंने उतना फोकस भी नहीं किया जितना इन उत्तर भारत के राज्यों में पार्टी का पूरा फोकस था, और पार्टी के नेता भी लगे हुए थे। और इतनी हम मान सकते हैं तेलंगाना में जो है वो कांग्रेस के अंदर ऐसी इनर फाइटिंग नहीं थी। देखिए इन तीनों राज्यों में जहां कांग्रेस ने अपनी सत्ता राजस्थान में गंवाई और छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में वो जीत का सपना देखते हुए बुरी तरह हारे हैं, तो कहीं ना कहीं अंदरूनी लड़ाई भी है और कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कमजोर है, उसकी विश्वसनीयता नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 राज्यों में बीजेपी को जो जीत मिली है उसको लेकर जो ट्वीट किया है वो बहुत ही खूबसूरत शब्दों के साथ प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की है। और अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लिखा, जनता जनार्दन को नमन, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम बता रहे हैं
कि भारत की जनता का भरोसा सिर्फ और सिर्फ सुशासन और विकास की राजनीति में है। उनका भरोसा बीजेपी फॉर इंडिया यानी भारतीय जनता पार्टी में है। भाजपा पर अपना स्नेह, विश्वास और आशीर्वाद बरसाने के लिए मैं इन सभी राज्यों के परिवारजनों का, विशेषकर माताओं, बहनों, बेटियों का, हमारे युवा वोटर्स का हृदय से धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री ट्वीट में लिखते हैं, जिन्होंने प्लेटफॉर्म पोस्ट पर एक्स पर पोस्ट किया है, वो कहते हैं, मैं उन्हें भरोसा देता हूं कि आपके कल्याण के लिए हम निरंतर अथक परिश्रम करते रहेंगे। इस अवसर पर पार्टी के सभी परिश्रमी कार्यकर्ताओं का विशेष रूप से आभार। आप सभी ने अद्भुत मिसाल पेश की। भाजपा की विकास और गरीब कल्याण की नीतियों को आपने जिस तरह लोगों के बीच पहुंचाया, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। हम विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमें ना रुकना है ना थकना है, हमें भारत को विजयी बनाना है। आज इस दिशा में हमने मिलकर एक सशक्त कदम उठाया है। तो बहुत ही खूबसूरत शब्दों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का धन्यवाद किया, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, लेकिन साथ ही अगला लक्ष्य भी सामने रख दिया, विकसित भारत का लक्ष्य, लेकिन एक साथ मिलकर भारत को विजयी बनाना। भारत को विजयी बनाने की बात कही प्रधानमंत्री ने। अनिल बंसल जी, आप किस तरह से देखते हैं इस ट्वीट को, क्योंकि प्रधानमंत्री ने दरअसल अपने दिल की बात भी कही है और आगे का रोड मैप भी क्लियर किया कहीं ना कहीं। देखिए, जो प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि हम विकासशील कब तक बने रहेंगे, और पहले आडवाणी जी भी कहा करते थे कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी, तो नरेंद्र मोदी जी उसको साकार करके दिखा रहे हैं। G20 का इतना बड़ा समिट आपने कराया, इसके बाद अब जब इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात है, तो निश्चित रूप से तेलंगाना को लेकर के भी ट्वीट है प्रधानमंत्री का, उसको पढ़ देते हैं। अंग्रेजी में ट्वीट है, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ तेलंगाना, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट टू द बीजेपी फॉर इंडिया, यानी बीजेपी को सपोर्ट के लिए धन्यवाद। ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स दिस सपोर्ट हैज ओनली बीन इंक्रीजिंग एंड दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू इन द टाइम्स टू कम। Our bond with Telangana is unbreakable and we will keep working for the people. I also appreciate this industrious efforts of each and every BJP कार्यकर्ता। तो प्रधानमंत्री ने न सिर्फ तेलंगाना की जनता का धन्यवाद किया है, बल्कि इसको कहा है कि हमारे साथ में जो एक लगाव है, जो बॉन्ड है तेलंगाना के साथ में, वो अनब्रेकेबल है, वो टूट नहीं सकता और वो आगे भी बढ़ता रहेगा। लोगों के साथ जुड़ाव जो है वो बना रहेगा। और साथ में ख़ास तौर पर यह भी कहा है कि जो तेलंगाना के लोग हैं उनका बार बार धन्यवाद और जो कार्यकर्ता हैं उनका भी धन्यवाद। तो अनिल जी, ये जो प्रधानमंत्री की ओर से, कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब प्रचार कर रहे थे तब जैसे ही वो मंच पर पहुंचते हैं वैसे ही प्रधानमंत्री एक जोश आ जाता है कार्यकर्ताओं में। और अब जीत के बाद विशेष तौर पर प्रधानमंत्री का ये ट्वीट, जिसमें कार्यकर्ताओं का लगातार जनता, अच्छा, इसमें ममता जी ममता जी एक चीज में जोड़ना चाहूंगा कि ये जो ट्वीट्स आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं राजनीति से ऊपर उठकर भी है। अनिल बंसल जी, आप इस बात को समझेंगे शायद कि इसमें सिर्फ कोरी राजनीति या धन्यवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि जिस तरह से आगे की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, विकास के पथ पर आगे ले जाने की बात करते हैं, वो राजनीति से ऊपर उठ के बात है। जो उनका प्रधानमंत्री जी का कद है और व्यक्तित्व है और जितने बड़े पद पर वो नेतृत्व कर रहे हैं देश का, उसमें राजनीति हो ही नहीं सकती। वहाँ विजन और मिशन देश का विकास है, देश की तरक्की है और देश को विश्व स्तर पर विकसित करके भारत बनाना है और असमानताओं को दूर करना है, वो बार बार कहते रहे हैं। इसीलिए जब उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी जाति हमारी वो गरीब है, तो इसलिए वो जातिवाद का मुद्दा आप जो बात कर रहे थे चला नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो क्या आप जातीय जनगणना करेंगे? उनसे ज़्यादा गरीबों के बारे में सोच कोई रखता नहीं। और जब खुद समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने खुद जातीय जनगणना के आंकड़ों को दबा कर रखा, तो आप इसमें क्या, राहुल गांधी जब इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो उसकी कोई ज़्यादा गंभीरता से लोगों ने इसलिए नहीं लिया। वो तो उल्टा कांग्रेस पर दोषारोपण लगाया कि इन्होंने तो जो हुआ ही जनगणना थी उसी को नहीं जाहिर किया, उसके आंकड़ों को। तो मुझे लगता है इसलिए ये सब टाइफिस हुआ है मुद्दा। जो जनगणना की बात कर रहे हैं बाबा अनिल जी, ये जो जनगणना की बात तो हम जानते हैं, हम भी लगातार कह रहे हैं, सब जानते भी हैं कि किस तरीके से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ही इस बात को सामने रखा, राजस्थान में भी, कि हम आएंगे सत्ता में तो जातीय जनगणना करवाएंगे। जानते हैं कि विपक्षी गठबंधन के सामने जातीय जनगणना एक बड़ा तुरुप का पत्ता लेकर वो चल रहे हैं इसको अनिल जी। लेकिन क्या ये चुनाव परिणाम ये दिखाते हैं कि ये जो मंडल रिलॉन्च की बात सोची जा रही है विपक्षी गठबंधन के द्वारा, या जातीय जनगणना को एक मुद्दा बनाने की बात सोची जा रही है, फेल होता नजर आया? देखिए, कोई विषय नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आप मूल्यांकन करेंगे, भाजपा में सबसे ज्यादा पिछड़े लोगों का प्रतिनिधित्व है, सबसे ज्यादा योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। शिवराज चौहान कौन है? वो क्या पिछड़े वर्ग से नहीं आते हैं?
तो ये सब बातें तो तब करना चाहिए। अपना कांग्रेस को पहले अपना अतीत में झांकना होगा कि वो इतने साल 60 साल तक अगर देश की सत्ता में थे तो पिछड़ों के लिए क्या करते रहे, दलितों के लिए क्या करते रहे, आदिवासियों के लिए क्या करते रहे। करना हमने कुछ, जब हम पावर में थे हमने किया नहीं, और अब जब दूसरे पावर में हैं तो तब हम कमियां निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपकी साख नहीं बनती। देखिए, कथनी और करनी के जो भेद की बात होती है, आज फर्क यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कोई विश्वास कर सकता है कि कोई चेहरा नहीं है चारों राज्यों में और सिर्फ प्रधानमंत्री के नाम पर वोट पड़ रहा है, ये कितनी चमत्कारिक बात है। क्योंकि वो उन्होंने कहा कि मेरी गारंटी है, मैं ये कह रहा हूं, और कमल निशान है, कमल ही उम्मीदवार है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है और मुझे लगता है कि इसके सामने कोई मुद्दा, कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई आरोप ठहर नहीं सकता जो उनकी साख और विश्वसनीयता है और गारंटी है। इसलिए लोगों ने भरपूर झोली भर के वोट दिया है और इतनी सीटें दी हैं कि खुद सबको हैरान है। जी, निश्चित तौर पर प्रफुल्ल केतकर जी हमें सुन पा रहे होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। प्रफुल्ल केतकर जी, लगातार ये जो जातीय जनगणना का मुद्दा है ये पूरे इलेक्शंस में उठाया जाता रहा और अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि ये कहा जा रहा था कि ये जो 4-5 राज्यों के चुनाव है इसमें इसका लिटमस टेस्ट हो जाएगा। अब ये लोकसभा चुनाव में आपको लगता है कि कांग्रेस और विपक्षी दल इसको लेकर आगे जाने वाले हैं या टाई फिस हो गया ये? नहीं, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इक्वेशन इसके बाद बदलेगा। कांग्रेस की जो पोजीशन है इन दलों को चित करने की, उसमें भी बड़ा परिवर्तन आएगा। कांग्रेस ये अपेक्षा कर रही थी इन 2 या 3 राज्यों में कांग्रेस को बढ़त मिलती है तो उसके आधार पर वो एक मेन अपोजिशन दल के रूप में उभरेगी और उसके आधार पर वो एक नेशनल लेवल पर प्रादेशिक दलों के साथ निगोशिएट करने में सफल हो पाएगी। लेकिन आज वो स्थिति दिखती नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश की हम आंकड़ों की जब बात करते हैं 166, 168 और 61 ये नंबर हमको दिखते हैं, लेकिन मैं जिस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि देखिए कोई भी मतलब जो बीजेपी को बहुत ज्यादा सीट दे रहे थे वो भी कहीं पे भी 44% से ज्यादा, 44% से ज्यादा वोट शेयर नहीं दे रहे थे। जी प्रफुल्ल जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, सीधे रुक करते हैं। जी यदि बीजेपी जी बोलिए प्रफुल्ल जी। के आधार पर बीजेपी सरकार बना रही है तो ये मैं मानता हूं कि बीजेपी ये लोकसभा में 52-54 के आगे लेकर जाएगी और ये कंप्लीटली डिफरेंट पैटर्न सेट करेगा। और इस आधार पर यदि हम वोट परसेंट के आधार पर देखें तो मुझे लगता है सारे आकलन गलत हो गए हैं और इसके आधार पर हम यदि विश्लेषण करें, चाहे वो जातिगत हो चाहे वो प्रदेशागत हो, चंबल और जो 2 रीजन थे जहां पे सबसे ज्यादा बीजेपी को चोट लगी थी पिछली बार, वहां पे जिस तरह से बीजेपी ने अपना ग्राउंड गेन किया है महाकौशल और चंबल दोनों रीजन्स में, वो अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से जब केंद्रीय नेतृत्व और प्रादेशिक स्तर पर गवर्नेंस का मॉडल इन दोनों का मिश्रण होता है तो किस तरीके का। शैलेंद्र, इस वक्त सीधा माफी चाहते हैं प्रफुल्ल जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं शैलेंद्र का रुख करती हूं। शैलेंद्र, हम लगातार इस बात को जानते हैं कि कैसे चुनाव दर चुनाव भाजपा ने विकास को चुनाव का मुद्दा बनाया। इस चुनाव में भी ये स्पष्ट नजर आया कि विकास के ऊपर बाकी सारी बातें की गई हैं। तो क्या ये विकास एक चुनौती बन रहा है अन्य पार्टियों के लिए, खासकर कांग्रेस जैसे दलों के लिए, कि वो विकास को लेकर आधार नहीं बना पा रहे? बाकी अन्य बातों की बात तो होती है, विकास को आधार बना के प्रचार करना और जनता को आकर्षित करना, ये एक चुनौती है। देखिए, विकास निश्चित तौर पर एक मुद्दा है और हमने देखा है कि 2014 के बाद जो उल्लेखनीय प्रगति हुई है और जिस तरह से लोगों के खाते में सीधे पैसे गए, किसान सम्मान निधि हो या तमाम योजनाओं में पारदर्शी तरीके से करोड़ों लोगों को फायदा हुआ, उससे निश्चित तौर पर एक भारतीय जनता पार्टी को एक पार्टी के तौर पर फायदा हुआ है। और लेकिन इससे बड़ी बात यह हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर जो भरोसा हुआ है कि बीजेपी उनकी अगुवाई में जो कहती है वो करती है। 370 हटाने की बात होती थी, 370 हट गया। राम मंदिर की बात करते थे, बहुत पहले विपक्ष कहते राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर बन रहा है, तारीख भी बता दी गई। इसके साथ साथ 3 तलाक खत्म करने की बात करते थे और वो भी खत्म कर दिया गया। तो बीजेपी को लेकर जनता में एक भरोसा आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2014 के बाद
कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और मोदी की गारंटी है, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम जनसभाओं में कहा, उसको लेकर एक भरोसा है। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो बहुत सारी बातें करती है, जात जनगणना की बात करती है, कुछ विकास के मुद्दे की बात करती है, लेकिन उनके लीडरशिप जनता में वो भरोसा जगाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कि वो सत्ता में आएंगे तो जो वादा कर रहे हैं वो करेंगे। कर्नाटक में आप देख रहे हैं, पहली कैबिनेट में जो कहा गया था कि हम करेंगे, अभी तक नहीं कर पाए हैं। आप अगर देखें जो घोषणा पत्र जारी होता है उसमें बीजेपी का प्रतिशत कितना है घोषणा पत्र के वादा पूरा करने का, कांग्रेस और बाकी दलों का प्रतिशत कितना है, ये ही आंकड़ा बताता है कि बीजेपी दरअसल कितने विश्वसनीय भरोसे के तौर पर जनता के बीच उभरी है। तो ऐसे में मोदी की गारंटी चली है, जैसा कि हमारे गेस्ट कह भी रहे थे। जी, कितनी देर में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वहां आगमन का इंतजार? तो जाहिर है कि अब काउंटडाउन शुरू हो जाएगा 5 बजे के बाद। कितनी देर, कब तक एक्सपेक्टेड है प्रधानमंत्री का वहां आना? ये तकरीबन 1.5 घंटे बाद, हम ये मानते हैं कि 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो संकेत मिला है, जो बीजेपी का जो मुख्यालय जहां पर इस वक्त मैं बात कर रहा हूं, इसके ठीक सामने बीजेपी मुख्यालय विस्तार, वहां जो एक नया भवन बना है, वहां पर पूरी तैयारी हो चुकी है, कार्यकर्ता आने सड़क पर शुरू हो चुके हैं और ये माना जा रहा है कि 7 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, भव्य स्वागत उनका होगा। क्योंकि उनके अगुवाई में इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को 3 राज्यों में हासिल होने जा रही है और ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है। गुजरात की जीत देखिए, 20-25 वर्षों में सबसे बड़ी जीत हुई थी। अगर बीच के कुछ कर्नाटक जैसे राज्य में जीत ना मिल पाने को छोड़ दें तो अभी मध्य प्रदेश की आप जीत देखिए, बीजेपी को जो उम्मीद नहीं थी उससे ऊपर। ठीक है शैलेंद्र, आपकी बात निश्चित तौर हम तक आ गई, लेकिन एक ट्वीट जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष का है, वो अपने दर्शकों से साझा करना चाहेंगे। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है, खंभागढ़ी राजस्थान में भाजपा की भव्य विजय के लिए प्रदेश की जनता को हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान की जनता ने सेवा, सुशासन और विकास पर मुहर लगाई है। कांग्रेस के तुष्टीकरण, अराजकता और भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये जनादेश प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में विकास और जनकल्याण का नया सवेरा है। मैं बीजेपी फॉर राजस्थान के नेतृत्व और सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूं और जनता का आभार प्रकट करता हूं। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर भाजपा के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के लिए भी एक ट्वीट किया, वो भी ममता जी आप दर्शकों को बता दें। जी, उन्होंने जो ट्वीट्स किए हैं, जाहिर है कि राजस्थान को लेकर भी ट्वीट किया, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर भी उन्होंने जो ट्वीट किया, उससे पहले अनिल जी आपकी छोटी सी प्रक्रिया जानना चाहेंगे। जाहिर है कि पार्टी की बड़ी जीत है ये। निश्चित रूप से पार्टी की जीत है, पार्टी है तो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री से पार्टी है। और जो एक बात मैं कहना चाहूँगा, देखिए लोकसभा की चुनाव में तो इन राज्यों में 2019 में भी ऐसे ही भरपूर सफलता मिली थी, लेकिन विधानसभा के चुनाव तीनों हार गए थे। इस कसौटी पर ये चमत्कारिक नतीजा है। अशोक गहलोत कुछ कह रहे हैं, अभी फिलहाल वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। छत्तीसगढ़ में भी जो उम्मीद नतीजा है, मध्य प्रदेश में उल्टे नतीजे आए हैं। इसलिए जब 3 राज्यों में ऐसे परिणाम आए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोच का विषय, एग्जामिन करने का विषय है कि क्या कारण रहे होंगे। थोड़ा इतना अभी तो आज तो नतीजे आ रहे हैं, अभी तक तो थोड़ा रुकिएगा, धैर्य रखिएगा, इसके परिणाम पता करें क्या कारण रहे होंगे। दिग्गज आ रहे हैं, नए चेहरे चुनाव जीते, लगता नहीं टिकटें कुछ और काटने की, कुछ टिकटें और काटने, नए चेहरों को मौका दिया गया, वो सारे जीत रहे। कांग्रेस पार्टी को सफलता। अभी मेरी बात सुनो, जो ये जो प्रॉब्लम यहाँ थी, हम भी जानते हैं कि ये नए चेहरे लाने की बात थी कि नए उम्मीदवार आने चाहिए, पर ये मांग मध्य प्रदेश में थी नहीं, छत्तीसगढ़ में नहीं थी, तभी वहाँ भी चुनाव हारे हम लोग। तो ये कहना कि भाई नए चेहरे तो जीत जाते, वो गलत बात है। नंबर 2, नए चेहरे को हम सब लाइक करते हैं, पर जो सर्वे आए थे, जो भी आए थे, उसमें अगर किसी के खिलाफ में एंटी थी तो नो ऑप्शन, इस पर हालात बन गए थे। इसलिए वो भी जो फैसले हम करना चाहते थे वो नहीं हो पाए। लेकिन जो विधायक के खिलाफ एंटी इनकम कैसी मानते हैं आप? आपने एक बार दिखा था भाई, मैंने कहा ना आपको, ये प्रॉब्लम मध्य प्रदेश थोड़ी थी, ना एमपी में थी ना छत्तीसगढ़ में थी, चुनाव भी हमारे हैं।
सर मेरा एक सर अब अशोक गहलोत अपना रोल क्या देखते हैं? अशोक गहलोत अपना रोल क्या देखते हैं? तो चुनाव हारे हैं, नए चेहरों को भी जगह देनी चाहिए थी। इस सवाल पे भी थोड़े से सही स्पष्ट नहीं दे पाए वो। हालांकि ये सवाल उनसे पूछे जाते रहेंगे, अभी बहुत सारे बहुत पूछे जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक और ट्वीट, जगत प्रकाश नड्डा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश को लेकर, वहां पे जो प्रचंड जीत मिली बीजेपी को, उसको लेकर उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, मध्य प्रदेश की जनता को नमन। मध्य प्रदेश में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों, भाजपा की विचारधारा को जनता का समर्थन का प्रमाण है। वापस आपको लिए चलते हैं, अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं, आइए एक बार फिर से सुनते हैं। खड़गे साहब ने कहा है, क्योंकि चुनाव में खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने कोई कमी नहीं रखी। सबने, हमारे नेतृत्व ने जम के कैंपेन किया यहाँ पर, और हमारी स्कीम इतनी शानदार थी, हमें उम्मीद थी कि स्कीमों के आधार पर, आगे जो वादे करें उनके आधार पर, और कानून ऐसे ऐसे पास किए उसके आधार पर सरकार हमारी बनेगी। नहीं बन पाई। खड़गे साहब ने आज भी कहा है कि जो हुआ तो हुआ है, सबके सामने। हम इसको भी देखेंगे क्या कर रहे होंगे, आगे पार्लियामेंट तैयारी करने की हमें शुरुआत करनी चाहिए। मेरा मानना कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहूँगा, चुनाव में हार और जीत होती रहती है, कई कारण बन जाते हैं। उसमें जो मोदी जी, अमित शाह जी और जितने नेता आए थे बाहर से, 5-7 मुख्यमंत्री आ गए, पूरा धावा बोला मेरे पर और सरकार पर। उनका टारगेट था, क्योंकि सरकार गिरा नहीं पाए थे वो। मुझे उम्मीद थी कि जनता बदला लेगी उनसे, कि आप लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, सरकार गिराने का काम कर रहे थे, हॉस्टिंग कर रहे थे, जैसे आपने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में करी। तो मैंने कहा जनता बदला लेगी। हो सकता है कि जनता वो बात समझ नहीं पाई होगी सर, जो सचिन पायलट के साथ, इसलिए मैंने जो उम्मीद की थी कि जनता बदला लेगी इन लोगों से जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं। उल्टा हो गया, जो भाषा बोल के वो गए हैं वो भड़काने वाले भाषा थी। तो देख लीजिए क्या तो कह रहे हैं, जनता बदला लेगी। राज्यपाल से इस्तीफा देने जा रहे हैं, उससे पहले उन्होंने ये कहा है कि जनता हमारी बात समझ नहीं पाई और हमें लगा जनता बदला लेगी, लेकिन जनता मैं इसको ममता जी इस तरह से भी लेता हूँ, नहीं मैं इसको इस तरह से भी लेता हूँ कि देखिए, इस लोकतंत्र में जनता बहुत समझदार है, और जनता जो समझती है उसकी समझ से बड़ी समझ आपकी नहीं है। तो जनता ने बदला दरअसल कांग्रेस से ले लिया कहीं ना कहीं। तो यानी कह सकते हैं कि अंडरकरंट क्या था ये खुद अशोक गहलोत भी समझ नहीं पाए। लेकिन फिलहाल इस वक्त हमारे पास इतना ही वक्त है। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन डीडी न्यूज पर जनादेश का सिलसिला और जो आज परिणाम आए हैं उनको आकलन का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक। जनादेश के प्रायोजक थे IEPFA, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, एम्पावर्ड इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर।